नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये जो क्लास है साथियों, वो अपनी कितने समय की होने वाली है वो मुझे नहीं पता जब मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी क्लास है, 1 घंटे से निश्चित ही ज्यादा होनी है। लेकिन आज की क्लास में अपन सारगर्भित तरीके से साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जो साइंस वालों के लिए और एसएसटी वालों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। और इसमें साथियों ये है कि अपन साइकोलॉजी के सामान्य परिचय से लेकर अपन बाल विकास वाली जो आपकी पहली यूनिट है, लगभग लगभग उसे पूरी कर देंगे। अब कितना समय लगता है वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज की जो क्लास है उसकी सिर्फ स्लाइड्स के पीछे 6 से 7 घंटे कंटिन्यू की गई मेहनत है, और जो अब वीडियो क्लास रिकॉर्ड होगी वो अलग। यानी कि आज का पूरा संडे आप लोगों को समर्पित है। नेट बंद हुआ बीच में और अभी भी काफी जगह बंद है, तो उन सब में जो मतलब विद्यार्थियों को एक नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से कि जितना हो सके विद्यार्थियों के लिए प्रयास किया जाए। तो जो नेट बंद था तो काफी लोगों को पता भी नहीं है साथियों। एक तो ये कि अपनी जो आपकी डिमांड पे ही जारी की गई है, एसएसटी और साइंस की दोनों के 11-11 मेगा टेस्ट सीरीज, यानी कि पूरे सिलेबस पर आधारित संपूर्ण मॉडल पेपर, जो रैंक की आप लोगों द्वारा डिमांड की गई थी कि सर रैंक दिखे, लीडर बोर्ड वगैरह सब कुछ ऐप में अब दे दिया गया है। तो ये लागत मूल्य के अंदर ही दी गई है आपको। ये पूरी गुणवत्ता युक्त जो 11 टेस्ट है आपके एसएसटी वाले, वो 79 प्लस जीएसटी के अंदर दिए गए हैं, और ये जो है वो आपको 69 प्लस जीएसटी के अंदर दिए गए। इसमें आपको साइंस, साइको और हिंदी के 90 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अंदर इंग्लिश की बन रही है, जो 1-2 दिन में इंग्लिश की कंप्लीट आपको अलग से दे दी जाएगी। इसके अंदर एसएसटी, साइको और हिंदी के 120 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलनी है। तो जो इच्छुक है, जो वास्तव में गुणवत्ता के साथ अभ्यास करना चाहते हैं, अपनी स्थिति जांचना चाहते हैं, अपने आप को जांचना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एसएसटी के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, और यूं समझ लो काफी जगह अभी बंद के हिसाब से सप्लाई न हो पाई। तो ये जब वीडियो देख रहे हो आप, या तो आज शाम तक या कल तक, अब इसमें परिस्थितियां हैं, देखो परिस्थितियां पहले भी आपको बताई थी कि अपनी फाइल करप्ट हो गई थी, उसके बाद भी परिस्थितियां देखो, चुनौतियां कितनी है कि उसके बाद मार्केट बंद है, तो विद्यार्थियों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सप्लाई उस तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनियां माल सप्लाई नहीं कर पा रही। तो फिर उसमें तो क्या किया जा सकता है साथियों। हमारी तरफ से हमने समय पर मतलब 30 जून को ही अवेलेबल करवा दी थी। तो जहां पे अब ये जो है सूचना आपका निकटतम दुकानदार आपको बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है कि ये आपके वहां पहुंची या नहीं, कब पहुंचेगी वो। ये निश्चित है कि आप एक रैपिड रिवीजन जो लिखा हुआ है स्पेशली कि 4 गुना स्पीड के साथ कर पाओगे बिल्कुल। और जो जो गौरव ज्ञान धारा से शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से पढ़ा है पूरे बेहतरीन तरीके से, और ये भी आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो तीनों अलग अलग वॉल्यूम में देख लेना। अभी मात्र देखो बंद है इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है मात्र 2 दिन के अंदर आप लोगों के प्रेम से बेस्ट सेलर बुक के अंदर एक बार फिर से जीजीडी की वन लाइनर आई है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि जो मेहनत की है उसको वो दर्जा भी, उसको मतलब वो सम्मान भी मिला है विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये सूचना थी जो देनी जरूरी थी। अब अपन आते हैं क्लास पे। अपनी जो साइकोलॉजी की क्लास है वो मैराथन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि 7-8 घंटे की क्लास नहीं है, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास भी आपके उस 7-8 घंटे की क्लास के बराबर साबित होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, अच्छी तरीके से नोट करिए। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। 18 स्लाइड में ये क्लास पूरी होगी, 18 स्लाइड्स के अंदर है। और बाल विकास का अपन बिल्कुल इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप तुलनात्मक पढ़िए, ये तुलनात्मक अध्ययन है और तुलनात्मक रूप से ही इसको मैं पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। शुरू करें, चलिए श्री गणेश करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले साथियों देखो, शिक्षा मनोविज्ञान जब शब्द आया है तो देखो शिक्षा और मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अर्थ समझते हैं शिक्षा का। सबसे पहले अर्थ समझते हैं शिक्षा का। ठीक है, शिक्षा जो है संस्कृत की, ये कौन सी है, संस्कृत की 6 धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत की 6 धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। 6 धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। और यदि इंग्लिश का शब्द देखें तो एजुकेशन जो बना है साथियों एडुकेटम शब्द से। ठीक है ना, एडुकेटम लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। और इसके यदि भाग देखे जाए तो ई और ड्यूको शब्द से मिलकर एडुकेटम बनता है। और ई का मतलब है यानी अंदर से, और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना, या आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। यानी कि शिक्षा क्या है,
शिक्षा वह प्रक्रिया है जो अंदर के ज्ञान को बाहर निकालती है या आगे बढ़ाती है। ठीक है ना। अब देखो मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। मनोविज्ञान जो है जैसे साइकोलॉजी आप पढ़ते हो ना, साइकोलॉजी। अब देखो साथियों समझना इस बात को, साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये लैटिन भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से मिलकर बना है। ये जो है ये लैटिन भाषा के हैं। ठीक है। अब कई जने कहेंगे सर हमने तो यूनानी पढ़ा है। देखो ये लैटिन भाषा के, ये इंग्लिश भाषा का है, और ये लैटिन भाषा में कौन सी भाषा से लिए गए, तो ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। यानी कि उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति पूछे तब ध्यान रखना कि ये जो है लैटिन भाषा में कहां से लिए गए हैं, तो फिर ये यूनानी से लिए गए हैं। और यूनानी को ग्रीक का पर्याय ही माना जाता है, तो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है। पूरा बैक टू बैक आपको मतलब पीछे जाकर मैंने समझाया वापस। ठीक है ना। तो यूनानी या ग्रीक एक दूसरे का पर्याय माने जाते हैं, वहां से उत्पत्ति हुई, लिए गए वहां से है, लेकिन ये लैटिन भाषा के शब्द है। और साइकोलॉजी जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है। अब इसका मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है साउल, साउल यानी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अब लोजी तो सबके पीछे जुड़ता है, लोगोस से जुड़ा है, तो उसका मतलब होता है अध्ययन। यानी कि इसे प्रारंभ में माना गया आत्मा का अध्ययन। कब माना गया? आरंभ में। तो याद कैसे करोगे? आरंभ यानी कि आरंभ में क्या माना गया? आत्मा का अध्ययन। लेकिन बाद में जो है इसकी प्रकृति चेंज हुई है। ठीक है ना। और व्यवहार के अध्ययन तक चला है। इसका अपन क्रमिक विकास देखते हैं अभी। ठीक है। अब देखो शिक्षा की यदि परिभाषा कहें तो आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या विकसित करने की प्रक्रिया। हालांकि ये पूछी नहीं जाती समझने के हिसाब से, लेकिन समझना तो पड़ेगा, पूछी नहीं जाएगी फिर भी समझना पड़ेगा। मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या था? आत्मा का विज्ञान, बाद में हुआ मन का विज्ञान, बाद में हुआ चेतना का विज्ञान, और उसके बाद में हुआ व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए इसको अगली स्लाइड में अपन और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये मतलब अपना एक सामान्य परिचय है साइकोलॉजी के साथ में, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। अब यहाँ पे साथियों स्टेप बाय स्टेप है, ये क्रमिक विकास है। ठीक है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। सबसे पहले क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ भी है, सबसे पहले यानी आरंभ में आत्मा। कैसे याद रख लोगे ना? आरंभ में आत्मा। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया 16वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है ना। अब 16वीं शताब्दी में कहा गया है, लेकिन इसके समर्थक जो रहे थे, अब 16वीं शताब्दी में ये नहीं था। ठीक है ना। लेकिन इसके समर्थक रहे थे अपने प्लेटो, अरस्तु, ये सब है ना, ये इनके समर्थक रहे थे। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते वगैरह ये सब। ठीक है ना। फिर बाद में जो है अब ये माना गया कि आत्मा का देखो ना तो कोई रंग है, न रूप है, न कुछ भी नहीं। किसी ने देखी क्या? अपने अंदर की आत्मा किसी ने देखी क्या? या बाहर की भी कहीं देख ली हो तो बता दो, फिर देखना भी मत। ठीक है ना। परीक्षा तक तो बिल्कुल ही। ठीक है। तो यानी कि इसका कोई रंग रूप प्रकृति कुछ भी नहीं है, तो आत्मा का अध्ययन कैसे मान ले? खंडन हो गया। ठीक है। खंडन करने वाले कौन है? जो अगला मत देंगे वही इनका खंडन करने वाले होंगे। ये सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। जो खंडन करेंगे उनको वापस मत भी तो देना पड़ेगा। भैया आप मत ही नहीं दोगे तो आपके खंडन किए हुए का क्या मतलब? 2 मिनट थोड़ा सा सेट कर देते हैं। भूल जाता हूं मैं, क्लास शुरू कर देता हूं और ये सब सेटअप भूल जाता हूं। थोड़ा मंद बुद्धि बालक हूं इसलिए क्षमा करें। देखो मन का अध्ययन। ठीक है। पोम्पोनोजी और जॉन लॉक, यानी कि इन्होंने इसका क्या किया? इन्होंने किया इसका खंडन। ठीक है। खंडन किसका किया? आत्मा वाले का। इन्होंने कहा कि नहीं ये तो मन का अध्ययन है, मन की बात। ठीक है ना। मन का अध्ययन है। अब मन का अध्ययन है तो फिर बाद में और बाइडा जा गया कि जब अपन तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का रंग रूप प्रकृति कुछ भी नहीं है, तो भैया ये मन किसने देखा है? भाई किसी ने किसी का मन देखा है क्या? दिल तो देखा है। ठीक है ना। दिल तो देखा है, क्योंकि दिल वो टीवी में स्टेटस में वगैरह लगा हुआ है, वो दिल को नहीं है। ठीक है। दिल की संरचना जो साइंस में होती है वो तो चलो देखा है, डॉक्टर वगैरह उनके मेडिकल डिपार्टमेंट वालों का काम ही है। तो दिल तो देखा है, लेकिन मन किसने देखा है? तो मन की भी खंडन होगी, मन का भी खंडन हुआ कि मन कुछ नहीं होता है ये भी। तो यहाँ पे भी खंडन हो गया। तो जब खंडन किसने किया? फिर इन्होंने किया। किसने? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स टुली, टीचनर वगैरह ये। तो इन्होंने मन का खंडन किया। इन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन है ये। तो क्या है? चेतना का अध्ययन है। लेकिन इनका भी खंडन हुआ। चेतना को बहुत बुरा शब्द बताया मैकडूगल ने। ठीक है ना। और फ्रॉयड ने भी वो
चेतन, अर्धचेतन, अचेतन वाला उदाहरण दिया वो बर्फ के टुकड़े वाला, तो उसमें कहा कि ये भी डावाडोल स्थिति है भैया, ये भी आपके काम का नहीं है। तो इसका भी खंडन हो गया, इसका खंडन किया इन्होंने, ठीक है, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, जो आधुनिक सारे थे वो, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि ये तो क्या है, मानव के व्यवहार का और व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है ना, मानव के व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार के विज्ञान का अंतर है, जो 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में भी इसे ही माना जाता है, वर्तमान में। तो वर्तमान में साइकोलॉजी को किसका अध्ययन माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन। देखो याद कैसे रखना है भाई, बीच वाले दो पूछने की संभावना बहुत कम है, पहला और अंतिम। देखो घर में कोई बच्चों हुआ है ना, तो एक तो पहलो जो है वो लाड़को हुए, और एक लास्ट छोटो गुड़ हुआ नहीं वो लाड़को हुए। तो पहला और अंतिम ये याद रहने बहुत ही जरूरी है। तो पहला आ से अपने आरंभ में आत्मा, और अंतिम है अपना व्यवहार का अध्ययन। अंतिम क्या है, अपना है व्यवहार का अध्ययन जो वर्तमान में, ठीक है, अंतिम यानी वर्तमान, और वर्तमान में वह और व्यवहार में वह। बताओ कहीं कोई समस्या है कि याद रखने में? देखो पढ़ाने को तो मैं इन 15 दिनों में आपको पूरी साइकोलॉजी ही पढ़ा दूं, लेकिन फिर वो रीट एसएसटी वालों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। हालांकि उनको बहुत सारा करवा दिया है, और लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में तो क्रैश कोर्स से ही सवाल बन गए, वन लाइनर में से तो बने ही बने हैं, टेस्ट सीरीज में से तो बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन उसमें से भी बन गए हैं जो क्रैश कोर्स, यानी कि रैपिड रिवीजन। अपन ने पूरा मैटर नहीं उठाया, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। और ये भी आप देख रहे हो आज की जो क्लास है, जो मेगा क्लास है आज की, ये भी एग्जाम पे, मतलब एग्जाम बनने हैं प्रश्न, ठीक है ना, उसके ऊपर आधारित है पूरी। आपको कहीं भी मैं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा कि आपको असुविधा हो, बिल्कुल ही सामान्य भाषा इसमें आप सब जगह पाओगे, और परिभाषाएं वगैरह सब याद हो जाएगी इस क्लास के बाद आपको। देखो अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं अपन मनोविज्ञान की, ठीक है ना। उस मनोविज्ञान को अब वर्तमान में जो माना है उससे अपन जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वाटसन बहुत मतलब इसका सक्रिय पक्ष धर रहा है। वाटसन के अनुसार ये क्या है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन के अनुसार क्या है, वाटसन के अनुसार है व्यवहार तो सब में आना ही आना, धनात्मक याद रखना है, ठीक है ना। वाटसन के अनुसार क्या है, धनात्मक विज्ञान। देखो यदि कोई क्रिकेट के शौकीन है तो उन्हें बहुत जल्दी ये चीज याद हो जाएगी, क्योंकि सैम वाटसन की बैटिंग उन्होंने देखी है, राजस्थान रॉयल में भी खिलाड़ी रहा है एक बार। तो वाटसन आएगा यानी कि धनात्मक प्रभाव पड़ेगा रनों के अंदर, ठीक है ना। तो वाटसन ने कहा है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल भाई साहब कहते हैं कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। 3 शब्द याद रखना है, ये देखो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं। साइकोलॉजी की परिभाषाएं याद करने का सीधा सा तरीका यह है कि लंबी चौड़ी परिभाषाओं में से जो यूनिक शब्द है उन पे फोकस करो, तो आपके परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना भाई। हकीकत बात यह है कि इतनी लंबी लंबी परिभाषाएं किसी को याद रहती नहीं है, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो। लेकिन फोकस मतलब मेन चीज क्या है वो पकड़ो। मेन चीज इसमें यह है आचरण व्यवहार, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा, मैकडूगल ने। बोरिंग भाई साहब कहते हैं कि ये मानव प्रकृति का विज्ञान है। क्या है, मानव प्रकृति का विज्ञान। देखो भाई किसी के घर पे घर बनाना है किसी को, ठीक है, तो आजकल मतलब पानी की जो है सुविधा सब जगह होती नहीं है, तो बोर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बोरिंग, यानी कि बोर करवाते हैं। बोरिंग करवाते कहां करवाएंगे, बोरिंग किस पे प्रकृति में, धरती पे करवाते हैं। धरती किसका हिस्सा है, प्रकृति का। तो बोरिंग देखो प्रकृति से सीधा ही संबंध बन जाता है। मानव प्रकृति का विज्ञान है, किसने कहा, बोरिंग ने कहा। हाथों हाथ याद है क्लास में आपको। स्किनर कहते हैं, देखो व्यवहार तो आना ही आना है। स्किनर कहते हैं व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर में क्या याद रखना है अपन को, अनुभव और आधारभूत विज्ञान, ठीक है। व्यवहार तो आना ही आना है। पिल्सबरी कहते हैं कि मानव व्यवहार का विज्ञान है। सीधा सीधा का है, सीधा सिंपल बहुत। पिल्सबरी कहते हैं मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्रू एंड क्रो बहुत जगह परिभाषाएं दी इन्होंने। क्रू एंड क्रो ने कहा है मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। भाई नाम ही ऐसा है कि लगता है कि इनमें संबंध है आपस में कुछ ना कुछ। क्रो एंड क्रो, भाई आपसी संबंध बता रहे हैं, सीधी सी बात है, नाम में ही दिख रहा है क्रो एंड क्रो।
तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। तो मतलब हाथों हाथ काफी सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। क्लास देखने के बाद में जैसे नोट्स बनाओगे आप, और क्लास मतलब 2 बार देख लिया आपने, तो ये लगभग आप भूलोगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी अब कोई मेरे जैसा मंदबुद्धि वो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना, घर की बात है। अब ये जो परिभाषा है ना साथियों, ये अलग से लिखी है मैंने, क्योंकि ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये परिभाषा जो वुडवर्थ ने दी है। और वुडवर्थ एक तरीके से इसका पूरा क्रमिक विकास दिखाते हैं। देखो, इन्होंने कहा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन का उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। पूरे अपने जो क्रमिक विकास पढ़ा है उसको एक परिभाषा में समेट दिया है अपने वुडवर्थ भाई साहब जी ने, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको याद। अब देखो साथियों, साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, कई बार बना है। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया है 1590 में रुडोल्फ गोएटले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया के अंदर किया है इन्होंने, और रुडोल्फ गोएटले ने किया है। बहुत बार बना है प्रश्न, आगे भी बनने की संभावना रहेगी। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और रीट की साइकोलॉजी लगभग 80 से 90% तक समान है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1879, 7, 8, 9, देखो गिनती भी जैसे थोड़े से क्रम बदला है, बाकी गिनती आई है एक तरीके से। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर की गई थी ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। और भारत में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो 1922 इलाहाबाद में स्थापित की गई। तो ये लिप्जिंग वाला ये बनता है, रुडोल्फ गोएटले वाला प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, सन भी याद रखने पड़ेंगे इनके, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। मनोविज्ञान, ये कुछ जनक है। मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अब यहाँ पे साथियों है ना, जनक में भी एक मतलब क्या कहूं मैं इसके लिए, शब्द कौन सा प्रयोग करूं, कि जनक में भी एक मतलब वो ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मनोविज्ञान का जनक आपको कई जगह अरस्तु मिलेगा, कई जगह प्लेटो भी लिखा मिलता है। अब ये क्यों है कारण कि मनोविज्ञान का जनक स्किनर के अनुसार और ज्यादातर सर्वमान्य भी है वो अरस्तु है, लेकिन कॉल्सनिक ने कहा है कि प्लेटो जनक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वही चीज आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में भी आता है। कई जगह आपको विलियम जेम्स लिखा मिलेगा, कई जगह विलियम वुंट लिखा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो बताऊंगा, जो जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है वो कहेंगे गुरु जी फोटो पढ़ा है, मैं तो वो पढ़ी हो, ये सही। और खुद पढ़ते हैं ना, वो हमेशा सही लगता है कि मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, ये गलत पढ़ा रहे। वो आत्ममंथन वगैरह बात आजकल विद्यार्थियों में है ही नहीं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। अब देखो वुंट का मैंने आपको बता दिया, कई पुस्तकों में विलियम वुंट लिखा मिलेगा, ठीक है ना। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट। देखो प्रयोगशाला की स्थापना की है तो यही है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक है जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत पूरी थ्योरी दी है। इस क्लास में तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए शामिल नहीं किया है, लेकिन बहुत इजी तरीके से इसको करवा जरूर दूंगा मैं बीच में टाइम सेट करके। उसके बाद आपके संज्ञानात्मक विकास का टंटा खत्म हो जाएगा, ये बात पक्की है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक। शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग करने वाले यही थे। संरचनावादी संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट और कार्यात्मवादी संप्रदाय के जनक है विलियम जेम्स, ठीक है। सामान्य जानकारी है, याद हो जाएगी आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं अपन बाल विकास पे, अब आ गए हैं बाल विकास पे आ गए हैं। अब ये यहां से, वो तो था सामान्य परिचय था साइकोलॉजी का, अब यहां से जो है अपना तुलनात्मक अध्ययन है, वो जो भी मेन मुख्य यूनिट जो है वो शुरू हो रही है। तो तैयार है, चलिए शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। सामान्य परिभाषा यदि देखा जाए तो व्यक्ति का, बालक का, किसी का भी कह दो, ठीक है, जन्म से लेकर
जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान के अंदर आता है। अब ये बाल अध्ययन और बाल विकास दोनों ही इसी के भाग है, ठीक है ना, दोनों ही इसी के भाग है। बाल अध्ययन के अंतर्गत साथियों बाल्यावस्था तक का अध्ययन आता है, ठीक है ना, बाल्यावस्था तक का अध्ययन आता है। और बाल विकास के अंदर आता है परिपक्वावस्था तक का अध्ययन। परिपक्वावस्था यानी अपन मान सकते हैं लगभग 18 वर्ष, ठीक है, लगभग 18 वर्ष तक का मान सकते हैं अपन, ठीक है। ये दोनों इसी के भाग हो गए। वैसे व्यापक अर्थ यदि देखा जाए इसका बाल अध्ययन का, तो गर्भावस्था से लगाकर फिर अध्ययन शुरू हो जाता है, तो वो व्यापक अर्थ के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। सामान्य चीज है समझने के लिए। पहली बार बालकों का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पहली बार क्या पूछा है? पहली बार, पहली बार, पहली बार पेस्टोलॉजी, पे से पहली बार, पे से पेस्टोलॉजी, पहली बार, ठीक है ना। क्यों कंफ्यूज किसमें हो गए? इसमें हो गए और इसमें हो गए। तो टाइट तो यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई आती थी क्या नहीं ऐड? आती थी ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फिर यानी बाद में करना है, तो टाइट यानी बाद में आएगा। और पहली बार पे से पेस्टोलॉजी आएगा, ठीक है। तो पे से पेस्टोलॉजी पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन दिया 1774 और इन्होंने 1784। दोनों ने अपने बच्चों पर किया है। इनके पेस्टोलॉजी के 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया है इन्होंने, और इन्होंने भी अपने बच्चों पर किया है, ठीक है। सामान्य पहली बार, और टाइड यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फिर यानी बाद में विश्वास, ठीक है। तो बाद में किया है टाइडमैन, ठीक है। अब देखो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की है 1893 में स्टैनले हॉल ने, याद रखना, ठीक है ना। आंदोलन करना है तो मतलब बहुत बड़ी जगह चाहिए, कि हॉल चाहिए बड़े बड़े, तो ये ध्यान रखना। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की है स्टैनले हॉल ने। वैसे स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पे बहुत बढ़िया अध्ययन किया है, और ज्यादातर तनाव, दबाव वगैरह बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं इन्होंने दी है। हरलोक के अनुसार साथियों विकास के 4 प्रकार हैं, 4 अवस्थाएं, वो देखते हैं अपन। एक है पुराने चिन्हों की लुप्तता। पुराने चिन्ह, भाई दूध के दांत होते हैं, वो है वो टूटेंगे, यानी कि पुराने चिन्ह वो लुप्त होंगे, फिर नए दांत आएंगे, ठीक है ना। नए चिन्हों की जो विकास होगा वो इसके अंदर आएगा, यानी दूध के दांतों का विलुप्त होना। नए चिन्हों का विकास यानी स्थायी दांत जो अभी अपने पास है, स्थायी दांतों का आना, दाढ़ी मूछ वगैरह ये सब आना, ये सारी जो है फिर बाद में नए चिन्हों का विकास है। क्योंकि दाढ़ी देखो पहले स्टार्ट में होती नहीं, बाद में आती है जब किशोरावस्था के दौर से गुजरते हैं। फिर आकार में परिवर्तन यानी कि अंगों में परिवर्तन, इसमें आप इसका उदाहरण ले सकते हो कि लंबाई का बढ़ना, ठीक है ना, लंबाई का बढ़ना भी इसका उदाहरण है। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन से मतलब है उसकी समझ विकसित होगी अब, यानी वो कल्पना से वास्तविकता की ओर बढ़ेगा, कल्पना से वास्तविकता की। अब किशोरावस्था में ना कल्पना बहुत होती है, ठीक है ना, कल्पना बहुत होती है किशोरावस्था के अंदर, बहुत ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं छोरे छोरियां सब, है ना, अपा यूं करा, अपा यूं करा, अपा यूं कर करे कोई कौन, और मतलब कल्पनाएं बहुत, फिर वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं फिर बाद में के ओ नहीं सब कुछ नहीं होना है, कोई एक चीज पकड़ो भी में सक्सेस हो जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आ रहा होगा। भाई नहीं आएगा तो भी अपन तो इतो ही पढ़ाना आवे, इन्हों हलो आवे नहीं तो मतलब इतना ही आता है, नहीं आएगा तो भी आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैंने कंपटीशन के अंदर यदि पढ़ाना शुरू किया है तो वो साइकोलॉजी से ही शुरू किया है। मैं शुरुआत में 2016 की बात है, शुरुआत के अंदर 2016 की बात है, शुरुआत के अंदर मैं साइकोलॉजी ही पढ़ाता था, ठीक है ना। मेरे सिलेक्शन से पहले से मैं पढ़ाने लग गया था, तो शुरुआत में साइकोलॉजी पढ़ाता था, और उस समय भी साइकोलॉजी के अंदर बच्चों ने 24-25 सवाल तय किए थे जो लोकल बैच थे उसके अंदर। तो साइकोलॉजी से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे जीके की तरफ बढ़े थे। जीके उस समय भी अच्छा था, तो उस समय बाद में धीरे धीरे जीके पढ़ाना शुरू किया, तो प्रारंभ यहीं से था, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं साथियों बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनको समझते हैं। ये यहां से प्रश्न बनते हैं, बहुत बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं परिवार, कि परिवार पहले पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली पाठशाला क्या है? पहली पाठशाला है परिवार। तो परिवार कैसे प्रभावित करेगा? भाई परिवार प्रभावित करना ही है ना, शुरुआती शिक्षा कौन देगा? परिवार ही तो देगा। तो विकास को प्रभावित कैसे करेगा? तो देखो परिवार के अंदर बहन होते हैं, बहन होती है, भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब होते हैं।
तो भाइयों बहनों में यदि आप देखोगे साथियों, तो जो है मतलब पहला बच्चा है ना वो थोड़ा सा लेट सीखता है और बाद में आने वाले बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पहले बच्चे के अंदर आदर्श के गुण बहुत ज्यादा होते हैं, आदर्श श्री राम के समान होते हैं, और बाद में लक्ष्मण जी के समान चंचल होते हैं। तो ये सारे प्रभाव जो है परिवार से प्रभावित होते हैं, यानी कि विकास के अंदर परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा है साथियों विद्यालय, यानी कि विद्यालय यानी स्कूल जाएगा यानी कि वो सामाजिकता सीखेगा। भाई परिवार में है तब तक इतनी सामाजिकता वो सीखता नहीं है, लेकिन स्कूल गया तो भांति भांति के लोग मिलने हैं, दोस्त मिलने हैं, वहां कैसे रहना है। भाई बटे ज्यादा टटाई करी तो दोस्त बोले कौन, तो वो सामाजिकता सीखनी पड़ेगी उसे, ठीक है। तो वहां से सामाजिकता सीखने का चरण प्रारंभ हो जाता है। यदि ये कहा जाए कि विकास का वास्तविक चरण जो है वो विद्यालय जाने के बाद शुरू होता है, फिर सामाजिक दायित्वों को सीखता है, कैसे निर्वहन करना वगैरह ये सब, ठीक है। वातावरण और परिवेश, वातावरण या परिवेश ये बहुत ज्यादा, एक तो वातावरण और एक वंशक्रम, ये विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब देखो वातावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यानी आसपास का वातावरण प्रभावित करता है। ये आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आंतरिक मतलब कैसे प्रभावित करता है, ये प्रभाव जो है आंतरिक और बाह्य दोनों ही हो सकते हैं। वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। देखो वंश क्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव लंबाई पर पड़ता है और वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। कैसे, यदि आप ध्यान दोगे तो ठंडे प्रदेश ज्यादातर जो खोजें हुई, अनुसंधान हुए, वो सब ठंडे प्रदेशों वाले ज्यादातर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, ज्यादातर जो है ठंडे प्रदेश वाले जो देश है वहां उन्होंने ज्यादा किए हैं। तो सीधी सी बात है कि वो कुशाग्र बुद्धि के हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ध्यान दोगे भूमध्य रेखा पर और जो निग्रो वगैरह ये होते हैं, इनके अंदर बुद्धि जो है अपेक्षाकृत कम विकसित होती है। अब मैं यूं कहता हूं कि कम है, उनको निग्रो देख ली और अपार बाहर निकलनो हालत खराब हो जाए। हालांकि निग्रो समझ में कौन आवे, एक तरीको वो भी बढ़िया है, बीच में मारवाड़ी बोलता नहीं तो निग्रो विग्रो एक कौन समझ सके, मान लो हिंदी तो भी सीख जाए, तो एक बचाव को तरीको है। तो मतलब यदि ये देखोगे निग्रो भूमध्य सागरीय वगैरह ये, तो इनके क्या है कि बुद्धि कम विकसित होती है, ठीक है ना। ये सीधा सा प्रभाव है, यानी गर्म प्रदेशों के लोग अपेक्षाकृत कम बुद्धि विकसित होती है। तो ये वातावरण का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हो। इसके अलावा यदि प्रभाव तो बहुत पड़ता है, उनकी एफिशिएंसी वगैरह बहुत अच्छी होती है ठंडे प्रदेशों वालों की। यदि आप देखो तो फुटबॉल के ज्यादातर टीमें जो है ठंडे प्रदेशों की, स्फूर्ति वगैरह उनके अंदर बहुत होती है। तो ये है साथियों ठंडे प्रदेश वालों की बुद्धि और लंबाई भी प्रभावित होती है, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा वंशक्रम से प्रभावित होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वातावरण से प्रभावित नहीं होती, वातावरण से भी होती है। मैं बताऊं आपको कि पठारी प्रदेशों वाले लोग जो होते हैं या पर्वतीय वाले जो होते हैं कम लंबे होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनकी वो वातावरण ऐसा होता है, उनको चढ़ने करने में वो दिक्कत होती है यदि उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी। पशु भी जो होते हैं पठारी, उनकी भी हाइट जो है वो कम होगी। तो ये सीधा सीधा प्रभाव वातावरण का ही पड़ रहा है, और ये भी समझने का एक अच्छा उदाहरण है। भूमध्य सागरीय वाला मैंने आपको बता ही दिया, रंग में काले होते हैं, बुद्धि थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। अब देखो वंशानुक्रम, वंशानुक्रम यानी कि माता पिता से मिलने वाले गुण है, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव साथियों सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना कि किस पे पड़ता है, लंबाई पे पड़ता है सबसे ज्यादा। आप देखोगे कि जिसके पिताजी माताजी में से कोई भी एक भी लंबा है तो पुत्र अधिकांश, ठीक है, सब नहीं, अधिकांश लंबे होते हैं, ठीक है ना। मैंने देखे हैं कई उदाहरण, बताऊंगा नहीं, ठीक है, देखे बहुत है। अब हाँ चलिए एक तो बता देता हूं आपको, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन देख लो। अमिताभ बच्चन की हाइट सभी उदाहरण देते हैं, अभिषेक बच्चन की हाइट देख लो, है कि नहीं उदाहरण। तो ये मतलब अधिकांश देखोगे तो लंबाई पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखो वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं उन्हें साइकोलॉजी की भाषा में पितृक कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो गुण सूत्र वगैरह ये वंश सूत्र कहते हैं ना, साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है, पितृक कहा जाता है। वंश सूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ियां। प्रश्न जो घुमा के यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना कि ये है साइकोलॉजी की, हालांकि पूरी टेस्ट सीरीज दे रखी है टॉपिक वाइज, जिसमें अधिकांश पुराने प्रश्न जितने बनते हैं उनको शामिल किया गया है और काफी सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो बाल विकास के भी बहुत सारे उसके अंदर 6-7 कितने इतने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, टेस्ट दे रखे हैं।
तो वो वहां से देख लेना, शब्दों पर गौर करना, यदि शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो आप उसकी गुणवत्ता समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो जो है सारी की सारी लागत मूल्य में दे रखी है, देख लेना यदि अभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है तो। 23 जोड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पे तो है सीधी संख्या है और यहाँ जोड़ियां हैं। जोड़ियां हैं तो इनको जोड़ियों को खोलेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाने हैं। एक्स वाई लड़का और एक्स एक्स लड़की, साइंस वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इनको। कोशिकाओं से शरीर के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक कोष से निर्माण होता है या द्विकोष से होता है, कैसे होता है? तो एक संयुक्त कोष, ठीक है ना, एक कोष से निर्माण होता है जिसका विभाजन यदि देखा जाए तो पितृकोष और मातृकोष में विभाजन माना जाता है। और 23 गुणसूत्र पितृकोष के और 23 गुणसूत्र आपके मातृकोष के, यानी माता से प्राप्त और पिता से प्राप्त। एक कोष ही होता है जिसे कहा जाता है जाइगोट, ठीक है ना, जाइगोट। अब ये हालांकि इसकी तो पूरी वैसे देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया है बच्चे के जन्म लेने की, ठीक है, लेकिन अपने साइकोलॉजी की दृष्टि से यहाँ पे इतना ही जरूरी है। अब देखो ये जो 23 गुणसूत्र है इनमें समझना, देखो अंतिम जो जोड़ी होती है ना, 23वीं जोड़ी वो लिंग निर्धारण करती है। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लड़का और लड़की दोनों में समान होते हैं, और 23वीं जोड़ी जो होती है वो लिंग निर्धारण करती है, और इसीलिए उन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अन्य जो 22 जोड़ियां हैं साथियों वो दोनों में समान होती है, तो इन्हें कहा जाता है आत्म गुणसूत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल देखो यदि पूछ ले तो बहुत आपको आनंद आ जाएगा इसको करने में। ठीक है, अब देखो वंशानुक्रम के नियम, अब इसको पढ़ते हैं। वंशानुक्रम के नियम भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, वंशानुक्रम के नियम में समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये सारे नियम है। एक तो इनके प्रतिपादक याद करने हैं और एक इनको समझना है कि ये क्या है, सिर्फ रटना नहीं है। प्रोग्रामिंग मेथड से चलो, बैंकिंग मेथड से नहीं। बैंकिंग मेथड क्या होता है कि पैसों का एक बंडल है, उसको ले जाकर अपने बैंक में जमा करवाया, वो ऐसे का ऐसे लेकर उसे लॉकर में रख देंगे, ये है बैंकिंग मेथड। मैंने आपको मैटर दिया, आपने लेके ऐसे का ऐसे दिमाग में रखा है, ठीक है ना, समझा नहीं है, वो है बैंकिंग मेथड। प्रोग्रामिंग मेथड ये है कि मैंने आपको जो चीज दी है उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आपने उसके ऊपर अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, आपने किताबों को खंगाला है, आपने अभ्यास किया है, आपने उसके ऊपर बहुत सारा एफर्ट लगाया है, वो है प्रोग्रामिंग मेथड। उसके बाद में क्या है कि चीजें समझ में आ जाती है, चीजें बाद में आपको मतलब परेशान नहीं करेगी। तो बैंकिंग मेथड वो है कि रटना है और प्रोग्रामिंग मेथड वो है समझना है। पानी पी लूं? कई बच्चे कहेंगे सर आप क्लास में पानी नहीं पीते, आज पी रहे हो। भैया पेट्रोल जरूरी है, जब लंबी दूरी तय करनी है तो जरूरी है। आज की क्लास बड़ी है। चलिए, अभी तो मतलब अपन ने आज की क्लास का 20% भी नहीं पढ़ा है, तो समझ लो आप तो पूरे दिन, आज की क्लास की पूरे दिन आपकी स्लाइड बनाने में गया है मेरा पूरा दिन। वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियमों के अंदर सबसे पहला ही है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। याद करना, इसका प्रतिपादक बहुत आसान है, बीज कोषों की निरंतरता का बीजमैन, बीज कोषों की निरंतरता का बीजमैन। तो बीजमैन भाई साहब कहते हैं कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते, बल्कि ये आगे से आगे हस्तांतरित होते हैं, आगे से आगे चलते रहते हैं। कि बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे आंखों का रंग, भाई किन्नी मांजरी आंखा है तो बेटे भी मांजरी आंखें हुई, मतलब कि जिसके देखो ऐसी होती है ना आंखें, किसी की भूरी है तो आगे पुत्र की भी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। काली वाले की तो काली होती है ज्यादातर। अब काली वाले के कोई जना के सर मैं देखिए उदाहरण, हमारे गाँव में एक जना पिताजी काली है और बच्चे बुरी, अरे होते हैं, तो वो आगे वाले नियम लागू होंगे उनमें, तो उसमें ये नियम नहीं है तो अगला दूसरा नियम लागू होगा। यानी कि ये है आंखों का रंग है। इन्होंने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, एक जोड़ी चूहा मतलब चूहे लिए, चूहों की पूंछ काटी, अब उनके जो आने वाली संतान है वो पूंछ वाली पैदा हुई, फिर पूंछ काटी, फिर आने वाली संतान है पूंछ वाली पैदा हुई, फिर पूंछ काटी, फिर आने वाली संतान है पूंछ वाली पैदा हुई। ऐसे इन्होंने देखा, बहुत सारी पीढ़ियों पर अपना कर देखा। फिर इन्होंने कहा कि ये बीज कोषों की निरंतरता है, ये बीज कोष कभी नष्ट होने वाले नहीं है, ये आगे से आगे चलेंगे। कि मैंने पूंछ काटे हुए का इनके निषेचन करवाया है, लेकिन ये तो वापस पूंछ वाली पैदा होती है आगे संतान है तो ये इन्होंने ऐसा प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखो समानता का नियम, ये तो है निरंतरता, बीज कोष की निरंतरता का।
समानता का नियम है, ये भी याद करना बहुत आसान है। समानता स से सोरेनसन ने इसका नियम दिया है अपने, तो ये ट्रिक मतलब बैठ जाती है। माता पिता के जैसी संतान होना, यानी माँ बाप गोरा है तो संतान भी गोरी हुई, माँ बाप काला है तो संतान भी काली हुई, माँ बाप लंबा है तो संतान भी लंबी हुई, और माँ बाप ठिंगना है तो संतान भी ठिंगनी हुई। यानी कि जैसे माँ बाप है वैसे ही बेटे बेटी होना समानता का नियम है, जो ज्यादातर में लागू भी होता है। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम जो है वो कहते हैं कि एक घर में मान लीजिए 2-3 संतानें हैं, लेकिन उन दोनों तीनों के अंदर मतलब फर्क पाया जाता है, किसी की हाइट कम है किसी की ज्यादा है, किसी के कोई गोरा है तो कोई सांवला है, ठीक है ना, कोई होशियार है तो कोई ठोट है मेरे जड़ो। तो मतलब ये है कि सभी संतानें एक जैसे गुण नहीं होते, ठीक है ना। तो ये क्या है, विभिन्नता का नियम है जो डार्विन और लेमार्क ने दिया है। समझ में आ रहा है ना बात। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम भी दिया है सोरेनसन जी ने दिया है, ठीक है ना। और देखो ये कहते हैं कि माता पिता के विपरीत संतान होना, विपरीत, ये तो है समानता का नियम। ये है अपने प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि बिल्कुल ही अपोजिट, माँ बाप तो है बिल्कुल ही होदा ने के ओ एड़ो केड़ो उठियो है, मारवाड़ी में कह दिया करे, ठीक है। अरे माँ बाप तो इन्हें अल्लाह की गाय ने ओ देखो उठियो कपूत, यूं कहते, यानी विपरीत बिल्कुल। माँ बाप तो बिल्कुल सीधे हैं और वो है बदमाश, माँ बाप तो है बदमाश और वो है सीधा, बिल्कुल विपरीत। उदाहरण हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, देख लो आप, हिरण्यकश्यप राक्षस पर्वती का, और ये यहाँ पे यदि उदाहरण हो ना, ये विभिन्नता के नियम की सभी संतानों में एक जैसे गुण न होना। भाई रावण की प्रकृति कैसी थी, ठीक है ना। देखो हालांकि रावण के पीछे बहुत बड़ी एक गहन स्टोरी है कि अपने पूरे कुल का भगवान के हाथों उद्धार करवाने के लिए बहुत बड़ा मतलब भक्त हुआ करता था, ये भी ठीक है ना। तो अपने कुल का पूरा उद्धार करवाने के लिए ये अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे यदि देखें अपन तो रावण और इनके घर पे विभीषण यानी कि राम भक्त पैदा होना, तो ये भाइयों में देखो अलग अलग। तो ये वहां का उदाहरण हो गया, ये यहाँ का हो गया। शांतनु के घर धृतराष्ट्र पैदा होना, ये भी देखो एक उदाहरण आप इसमें देख सकते हो। यानी कि माँ बाप तो है, अब वहां पे हिरण्यकश्यप वाले में देखा कि बाप तो है राक्षस और बेटा हुआ है भगवान का भक्त, और यहाँ पे देखो शांतनु के घर धृतराष्ट्र का पैदा होना, तो ये भी ऐसा उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा, प्रत्यागमन का नियम, समझ रहे हो ना। बिल्कुल ही विपरीत संतान के गुण मैच नहीं होते। बस वे कह दिया करे माँ बाप के, माँ बाप तो नहीं कह रहे, ज्यादातर दूजा लोग कह कि वो कीमत है गियो रे, इन माँ बाप तो एड़ा नहीं है, वो एड़ो की गुण उठियो। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है। ये नियम ये कहता है कि अर्जित गुण जो है वो संतान को हस्तांतरित नहीं होते हैं। नियम क्या कहता है कि जो अर्जित गुण है यानी कि वातावरण से जो गुण मिले हैं वो संतान को हस्तांतरित नहीं होते हैं। हस्तांतरित सिर्फ वो होंगे जो उनके मूल गुण है वही हस्तांतरित होंगे। लेकिन इस मत का जो है खंडन किया किसने, डार्विन और लेमार्क ने। ये कहते हैं कि हस्तांतरित होते हैं। कि हम उदाहरण देंगे आपको कि भैया दो, क्योंकि जिराफ की जो लंबी गर्दन है वो उसको वातावरण से तो मिली है, और वो अब तो जिराफ जो भी पैदा होते हैं सब लंबी गर्दन वाले होते हैं। भाई सांप के पैर लुप्त हो गए, बाद में सांप तो सारे बिन लुप्त हुए हुए तो पैदा हुए हैं, क्योंकि होता ही नहीं, मतलब पैर वाले तो होते ही नहीं पैदा। तो ये यहाँ पे जो है डार्विन और लेमार्क ने इनका खंडन भी किया, लेकिन नियम ये कहता है कि अर्जित गुण हस्तांतरित नहीं होते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा पूछी जाती है, काफी बार पूछी गई, कि वातावरण और वंशक्रम जो है एक दूसरे के गुणनफल, गुणज होते हैं एक दूसरे के गुणनफल में, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं ये, ठीक है ना। क्या वातावरण और वंशक्रम एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। चले आगे चलिए कुछ और, अब ये तो थे अपने वंशक्रम के नियम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, बीच में वंशक्रम के नियम पे आ गए थे। अब कुछ सामान्य वापस उस पे आ जाते हैं, जो है व्यवसायिक योग्यताओं का प्रभाव। और व्यवसायिक योग्यता, व्यवसाय यानी कि कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, ठीक है ना, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, ये सब क्या है, व्यवसायिक योग्यताएं हैं। तो ये नियम ये कहता है कि व्यवसायिक योग्यताएं भी हस्तांतरित होती है आगे से आगे। कैसे कि ज्यादातर किसान के बेटे किसान बनते हैं,
ज्यादातर मास्टर के बेटे मास्टर बनते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार, हमारा खुद का ही परिवार देख लो, तो मेरे मदर टीचर रहे हुए हैं, मेरे सिस्टर टीचर है, मैं टीचर हूँ, मिसेज टीचर है। तो सर देखो, लगभग यूं देखोगे कि प्रभाव यहाँ की व्यावसायिक योग्यताओं का प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर फैमिली देखोगे तो उनके बेटे वगैरह सब डॉक्टर ही होंगे, क्यों? एक तो फील्ड देखा हुआ होता है, बनना भी मतलब पूरी प्रक्रिया पता होती है, तो वहां पे ये सब चीजें लागू हो जाती है ना। यदि इंजीनियर के देखो इंजीनियर होंगे, सीए के देखो ज्यादातर सीए होंगे फैमिली के अंदर। ये सारी चीजें जो है प्रभावित करती है। तो ये व्यवसायिक योग्यताओं का प्रभाव वाली बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं पोषण, यानी कि सही पोषण मिलने पर गति तीव्र होती है। सही पोषण मिलने पर गति तीव्र होती है, किसकी? विकास की। कोई कुपोषण है, देखो पेट में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, मतलब भूखे पेट भजन न हो। यानी जब व्यक्ति भूखा है तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता है भूख, उसके बाद में दूसरी सारी चीजें। तो विकास पे तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ना ही है। 1955 में वाटरलू ने अफ्रीका देश में प्रयोग किया और वहां पे कुपोषण से ग्रसित बच्चों पर प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि जो बच्चे पोषण से पीड़ित हैं उनके अंदर विकास की गति तीव्र नहीं है, ठीक है, धीमी है। तो यहाँ पे पोषण सही मिलने पर विकास भी तीव्र होता है, ठीक है। जन्म क्रम, जन्म क्रम का मतलब है ओ पहलो बच्चो, ओ दूजो बच्चो, ओ तीजो बच्चो, ठीक है। क्रम, पहला भगवान राम के समान है, दूसरा छोटा जो है वो लक्ष्मण के समान चंचल है, ठीक है ना। तो प्रथम बालक की अपेक्षा अन्य बालक जल्दी सीखते हैं। ये क्या चीज है कि देखो, पहला बच्चा जो है वो जैसे स्कूल जाएगा ना, नाटक करेगा बहुत सारे, ठीक है, कभी दौड़न पाचो आए, कभी मार ओल बाल आए, कोई यूं करे यूं करे। लेकिन दूसरा बच्चा जो है ना वो उसको देखता है, ठीक है, जब छोटे से बड़ा हो रहा है वो देखेगा कि भैया रोज स्कूल जाता है, उसकी इच्छा पहले से हो जाती है, वो नाटक करता ही नहीं है, वो तो हाथे हाथे वीर, ठीक है, साथ साथ रवाना होता है। तो ये सीधा सा प्रभाव है कि छोटे मतलब जो क्रम का फर्क पड़ रहा है, बाद में आने वाले वो जल्दी सीखते हैं पहले की अपेक्षा। पहला बच्चा जो साइकिल 8 दिन में चलाना सीखता है, तो जो दूसरा बच्चा है वो 5 दिन में ही सीख लेगा। तो ये आप है ना, ये साइकोलॉजी को यदि समझनी है, अपने आसपास जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने परिवार के यदि कोई बच्चे हैं, उनको देखो, उनको दिमाग में रखो, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और साइकोलॉजी से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको, नहीं तो साइकोलॉजी से हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं लगना है फिर, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद में यदि आप देखना, अभ्यास करके देखना, आपको काफी सारी चीजें आसान लगेगी, आपको समझने में बहुत आसानी महसूस होगी। तो ये है जन्म क्रम का। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों के कम और ज्यादा स्राव से भी प्रभाव पड़ता है, सीधा से एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड है, ये सारे हैं, इनके कम और ज्यादा स्राव होने से ये प्रभाव पड़ता है। भाई कई देखते हैं, कई लड़कियों के दाढ़ी मूंछ आ जाती है, ठीक है ना, भाई कोई बुरा मत मानना रे, मतलब उदाहरण के लिए है, ठीक है, पर वह थ्रेडिंग रेडिंग कई दिन की वह सब करानी पड़ेगा। तो ये मतलब ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के कारण होता है। चलिए ये पॉइंट भी हो गया अपने क्लियर। अब बात करते हैं साथियों विकास के सिद्धांत की। ये छोटी सी हेडिंग डाली मैंने, ऊपर रह गई थी इसलिए आप बड़ी करके डाल देना। विकास के सिद्धांत की है, विकास सभी के लिए समान होता है। सबसे पहला नियम क्या कह रहा है कि विकास सभी के लिए समान होता है। समझते हैं इसको, विकास सभी बालकों में एक समान होता है, एक अवस्था के बाद ही दूसरी अवस्था आती है। इसके कहने का मतलब यह है कि विकास का जो मतलब क्रम है ना वो समान रहता है एक अवस्था के बाद। भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई गरीब है तो उसमें विकास लेट होगा, कोई अमीर है तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब लेट और जल्दी का नहीं, यानी कि ये नहीं है कि कोई अमीर है तो पहले चलना सीख गया बाद में बैठना सीखा, ऐसा तो नहीं है। क्या कोई गरीब है तो फिर बाद में क्या अभी तो बैठना सीखा ही नहीं, वो तो अभी पहले सोना ही सीखेगा बाद में फिर चलना सीखेगा, बैठेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। यानी कि विकास का जो क्रम है वो सभी के अंदर समान रहता है, चाहे गति भिन्न हो सकती है, गति भिन्न हो सकती है। गति कैसे कि किसी के दांत, बच्चों के दांत निकलते हैं, किसी के मान लो 6 महीने में निकले, किसी के 1 साल में ही नहीं निकले, ठीक है। तो ये हो सकता है कि गति भिन्न हो लेकिन विकास का क्रम समान रहता है सभी बालकों के अंदर, बालिकाओं में भी, ठीक है। तो विकास का क्रम समान रहता है चाहे गति भिन्न हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, समझना इसको। इसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो
समझना कैसे है कि छोटे बच्चों को टारगेट करो, कोई 4-5 महीने का है जो पालने में सोता है, ठीक है, मारवाड़ी में क्या घोड़िया में हुआ है। अब वो जो है उसको कोई भी चीज देते ना, झुनझुना दे दिया तो वो पहले उसको एकदम से पकड़ने की ऐसे कोशिश करता है, ठीक है, दोनों हाथों से, वो भी पकड़ में नहीं आती बराबर। थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उसकी नजरें टिकेगी, वो उसको दोनों हाथों से बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। थोड़ा और बड़ा होगा वो एक हाथ से पकड़ लेगा, एक्सपर्ट हुआ है भाई, ठीक है। और मतलब ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका विकास बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले सामान्य रूप से, अब उसकी जो है पकड़ हो रही है, ठीक है। तो ये है जो नए नए क्रिकेट खेलना सीखते हैं बच्चे, वो यदि क्रिकेट खेलते हैं ना, दो कैच आता है दोनों हाथों से भी नहीं पकड़ पाते हैं, धीरे 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 दोनों हाथों से क्या एक हाथ से भी ऐसे फटाक से पकड़ते हैं। तो ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर का उदाहरण है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन भी किया है ताकि आप लिख सको। विकास जो है साथियों सतत होता है, सतत का मतलब है निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास रुकता नहीं है, विकास सतत चलता है, निरंतर चलेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर थान मिल जाए तो मनी बता दी जो कहे कि मेरा विकास पूरा हो चुका है, विकास और नहीं होला। विकास कैसे, विकास है नहीं, सीखना, कुछ ना कुछ सीखना ही है। मान लो पहले चिट्ठियां चलती थी, ठीक है, तो चिट्ठियों के बाद में फिर जैसे मोबाइल का जमाना आया तो लोगों को सीखना पड़ा मोबाइल चलाना। ऐसा तो नहीं है कि वो तो उसके तो पूरा हो गया था, कि विकास तो उसके पूरा हो गया, उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो विकास निरंतर चलता है, ठीक है ना। विकास कैसी प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखो कुछ अवस्थाएं जो होती है जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, जहां पे विकास स्पष्ट देखने को मिलता है। बाल्य अवस्था के अंदर स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, वो चलता निरंतर है। ये यहां पे कहने का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है, विकास की गति भिन्न होती है। कोई बच्चा जो है, मैंने दांतों का उदाहरण आपको दे दिया है, ठीक है। कोई बच्चा है जल्दी बैठना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, कोई जल्दी चलना सीखता है। पर अड़े पड़े मतलब घर की भी अगर थे ध्यान देखो, घर की लुगाइयां भी रिश्तेदारा में जब मिले ना लुगाइयां सब बात करे कि छोटो बच्चों देख लियो कि मारे तो वो फलान वो इतो मतलब 9 महीने को हलन ही गो, के 9 महीने का चलता था वो तो, और ये तुम्हारे 12 महीने का नहीं चला है। तो ये उदाहरण अपन को वहां से भी सीखने को मिलता है ना। तो जो गॉसिप होती है ना, उससे भी कई सारी चीजें सीखने को मिल जाता है। मतलब आपको तो ऑब्जर्वर बनना है, वहां से सब जगह से आप वहां से ग्रहण करो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। समग्रता से विभेदीकरण की ओर चलता है विकास। कैसे चलता है, समग्रता से विभेदीकरण की ओर। कैसे कि देखो उम्र के साथ बालक वस्तुओं में भेद, तुलना, विभेद करना आदि सीखते हैं। पहले इतना नहीं होता है, लेकिन बाद में समग्र यानी एक साथ देखते हैं, फिर बाद में उसके अंदर तुलना करना सीखेंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, वो सारी चीजें। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर देखो विकास में सह संबंध होता है। जैसे शारीरिक और मानसिक विकास में, जिसका शारीरिक विकास अच्छा है उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और जिसका मानसिक विकास अच्छा है उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। ऐसा सहसंबंध प्राय पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन कुछ चीजों पर यह लागू नहीं भी होता है। लेकिन यदि सिद्धांत में देखा जाए तो यह सिद्धांत है। अब देखो स्त्री पुरुष में विकास दरों में अंतर होता है। अंतर यदि किशोरावस्था में बालिकाओं की देखोगे लंबाई बालिकाओं की जल्दी बढ़ती है और बालकों की लेट, थोड़े से पीछे रहते हैं। उत्तर किशोरावस्था आते ही बालक आगे निकलते हैं, बालिकाओं की लंबाई वगैरह रुक जाती है थोड़ी सी। तो ये जो है आपके कैसा है, स्त्री और पुरुषों में भी विकास की दरों में अंतर होता है। विकास आश्रितता से स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। आश्रितता से स्वायत्ता कैसे कि पहले किसी न किसी पे आश्रित है। छोटे बच्चे जो होते हैं मल मूत्र त्याग के लिए भी किसी पे आश्रित रहते हैं, और फिर धीरे धीरे वो फिर खुद जाते हैं टॉयलेट करने वगैरह सब। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें पहले नहलाना पड़ता है खुद, फिर धीरे धीरे बाद में कहते हैं कि हम तो सीख गए, अब हम तो खुद नहाएंगे, और फिर बाद में वो खुद नहाते भी हैं। तो ये सारे उदाहरण अपने आसपास ही अपन को देखने को मिलते हैं, जिनसे ये चीजें अपने क्लियर हो जाती हैं। तो साथियों ये चीज भी आपके क्लियर हो गई। अब जो मेन है ना मुख्य, वो ये है कि विकास वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिखना, लंबवत
नहीं, ये नहीं शब्द है ना, बहुत ही काम का है। इसके अंदर मारक क्षमता बहुत है। इस नई शब्द के अंदर मारक क्षमता कैसे, अच्छे अच्छों का शिकार कर लेता है परीक्षा कक्ष में, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि अपने तो मतलब अधीरता, धैर्य तो अपने अंदर है नहीं। सीधी सी बात, मैं तो सही कहता हूं 80% लोगों के अंदर धैर्य नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ठीक है ना। और ये गलतियां न सिर्फ यहां, मैं तो इसलिए कहता हूं आपको अभ्यास करते हो ना, तो ये प्रैक्टिस है। अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस ही तो है। ये आपके युद्धाभ्यास है और असली युद्ध बाद में होगा। और आपने धैर्य अपने अंदर होता नहीं है, तभी तो अपन वहां पे नई शब्द तो देखते ही नहीं है एग्जाम में। फर्स्ट एग्जाम पूरा होने बाद में तो दोस्त कह के इसमें तो नई वाला करना, अरे फूटा करम, वो तो उतर मन आव तो। और उसका इतना दुख होता है, हकीकत कह रहा हूं बहुत, मतलब वो भुलाए भूलने वाला नहीं। अरे मतलब जो प्रश्न है ना अपने को बिल्कुल आ रहा था, लेकिन अपने, मैं मारवाड़ी में कहूं कि लकड़ा हूं गलत हूं। ठीक है ना। क्योंकि इतनी बार आपको मेरे जैसा तो कहने वाला मिल रहा है कि इतनी बार मैं कहता हूं धैर्य धैर्य धैर्य। अरे भाड़ में जाए धैर्य, ज्यादातर की सोच ये होती है कि भाड़ में जाए धैर्य, धैर्य धैर्य क्या धैर्य, सब दिख रही हो ना, मैंने प्रश्न तो वही है, उत्तर वही है। यही पे पूरा बंटा धार। ठीक है। प्रश्न को एग्जाम हॉल में अभी भी कह रहा हूं याद रख लेना, प्रश्न को 3 बार पढ़ना है। चाहे आपको बिल्कुल यही पूछा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, अपने पता है कि जयपुर है, लेकिन पूछा क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा क्यों, 3 बार पढ़ो कि इसमें ऐसा क्या है, कहीं अंदर बीच में छुपा हुआ नहीं तो नहीं है कहीं। और उसके बाद आप संतुष्ट हो जाओ, आपके सवाल गलत नहीं होगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगना। और फटाफट करके भी क्या, फटाफट कर भी लोगे, आधा घंटा फापा मारो बेटे एग्जाम हॉल में बैठा, बस वहां पे कोई अवार्ड थोड़ी मिलना है जल्दी कर लेने से। मैं आधे घंटे पहले ही कर दियो, अरे आधे घंटे पहला करियो, 10 सवाल खोटा करियो जिंदगी। चलिए ये बातें कभी और करेंगे। वर्तुलाकार, ठीक है, वर्तुलाकार का मतलब है ये ऐसे, ये देखो बना रखा है मैंने, जैसे ऐसे विकास आगे बढ़ता है। ठीक है ना, ये मैंने एरो कर रखे हैं, इसमें देख लेना, लेकिन ये बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे। अब ऐसे का मतलब क्या है, आगे जा रहा है वापस पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है वापस पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है वापस पीछे आ रहा है। समझ रहे हो ना, आगे जाकर वापस पीछे। ये प्रतियोगी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों, अपन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं, स्थायी करते हैं उसको। यही है विकास, पहले पीछे जो सीखी हुई चीजें उनको स्थायी करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये है वर्तुलाकार। लंबवत नहीं कि सीधे सीधे उसेन बोल्ट बना सीधे दौड़ना नहीं है। ठीक है, पीछे थोड़ा सा आके कवर करके फिर आगे बढ़ना है, फिर पीछे, ये वर्तुलाकार चलता है, लंबवत नहीं। विकास की दिशा जो है साथियों, मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर की ओर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर की ओर, कई बार ये शब्द देते ही नहीं, ये देते हैं सेफेलोपोडल थ्योरी और प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल का मतलब ही क्या है, मस्तकाधोमुखी है। ठीक है, मस्तकाधोमुखी यानी कि देखो ऊपर से नीचे की तरफ, ये मस्तकाधोमुखी सेफेलोपोडल। निकट से दूर की ओर, पहले हृदय का विकास हुआ, उसके बाद में दूसरी चीजों का विकास हो रहा है। तो ये जो है आपके सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है ना, प्रोक्सिमोडिस्टल निकट से दूर की ओर वाला प्रोक्सिमोडिस्टल, और ये है मस्तकाधोमुखी सेफेलोपोडल थ्योरी। जो ये है, ये जो विकास के सिद्धांत पढ़े उनमें से ये इस आधी स्लाइड इस तरफ वाली, आपके पूरी आधी स्लाइड एक तरफ और बाकी के सिद्धांत एक तरफ, ये चीज, ये फर्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा। समझ में आ रहा है, बार बार पूछ रहा हूं, देखो हमें आयो है, ओहो महासंग्राम। यहां से प्रश्न बाहर चला जाए, अगर इसमें से प्रश्न आता है यहां से बाहर चला जाए, मेरे को मैसेज करना, वापस कमेंट करना कि सर आपने अवस्थाएं बताई, उससे अच्छी दूसरी और अवस्था है, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा कुछ। तुलनात्मक अध्ययन ये है। अब अपनी स्लाइडें चलेगी इस तरीके से, यानी कि आपको इस तरफ लिखा हुआ, मैं चाहे ऊपर नहीं भी लिख रहा हूं, आपको यही समझना है, ये शैशवावस्था है, ये किशोरावस्था है, बीच में बाल्यावस्था है। ठीक है, कहीं नहीं भी लिखा हुआ है समझ लेना, 3 लाइन 3 कॉलम बने हुए हैं, तो इस तरीके से। और यही तरीका बेस्ट तरीका है साइकोलॉजी पढ़ने का, नो कंफ्यूजन, सीधा है। ठीक है, ऑन स्पॉट शिकार। देखो शैशवावस्था, जन्म से यदि देखा जाए ना साथियों, जन्म से 5 वर्ष, मैंने 6 नहीं लिखा है क्योंकि 6 से 12 इसमें ले लेते अपन, तो जन्म से 5 वर्ष तक की शैशवावस्था हो गई। शिशु से बना है शैशव, ठीक है, और शैशवावस्था यहाँ पे हो गया बालक, यानी बाल्यावस्था हो गई 6 से 12, किशोरावस्था
टीन एज, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर आता है 20। तो यहां पे अपन मतलब ले सकते हैं 13 से 18 चलता है, लेकिन 19 से पहले पहले वाली टीन एज, ठीक है ना, इसीलिए इसको टीन एज कहा जाता है। देखो अब शैशवावस्था बहुत सारे नाम है इनके। तो शैशवावस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था, अपा किने बच्चा ने बुलावा छोटू चिक्कू पप्पू यूं करा, वो हंसे बेटो है, हंसता है जब अपनों को मजा आता है, यानी कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था है वो जब आया है। अब वो अकेला खेल रहा है नहीं हंसेगा, कोई बुलाएगा ना तो हंसेगा, यानी कि किसी न किसी के संपर्क में आने पर सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। ठीक है। सीखने का आदर्श काल 5 वर्ष तक बहुत सीखता है। 5 वर्ष तक मतलब आप देख लो कि भाषा, अब अपन को यदि कह दे कि पूरी पूरी अंग्रेजी भाषा सीखनी, अंग्रेजी तो छोड़ो फिर भी सीख लेते हैं, चीनी भाषा सीखनी, जापानी सीखनी, कोरियाई सीखनी, नानी याद आ जाए नानी, ठीक है। और छोटे बच्चे को जो जन्म हुआ है वो कुछ नहीं जानता था ना, वो 5 साल तक पूरी भाषा सीख लेता है, ठीक है। अपन को भले 5 साल दे दो, अपन नहीं सीख पाएंगे। तो ये यानी सीखने का आदर्श काल है। भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि ये नींव है, आधारशिला यही है, पूरी इमारत जो है इस पर खड़ी होने वाली है। भावी जीवन की आधारशिला सबसे महत्वपूर्ण काल दिखती बात है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण यानी नकल, ठीक है ना, जो देखता है उसकी नकल करके वो सीखता है। छोटे बच्चे देखना आपके बोलने की भी नकल करते हैं, सीखते कैसे हैं, अनुकरण करके तो सीखते हैं। तो आप जो बोलोगे वो भी वो बोलकर सीखेगा। तीव्रता से शारीरिक विकास इस अवस्था में बहुत होता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक संवेग कैसे कि छोटा बच्चा, मैं जहां छोटा बच्चा शैशव अवस्था में कह रहा हूं, आप कल्पना करना कि कोई बच्चा पालने में सो रहा है और उसको अपन बुला रहे हैं, अपन उसको हंसा रहे हैं कई तरीके अपने काम में लिए, चीज ने भी चीज ने कई करन, ठीक है, वो हंसियो, और जैसे ही हंसता है थोड़ा आंख निकालो, वो वापस रोने लगेगा। यानी क्षणिक संवेग, संवेग जो है हंसने से तुरंत रोने में बदला है, क्षणिक संवेग की अवस्था है। इतनी जल्दी से संवेग परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना। ये है पल में हंसना पल में रोना, यही तो बच्चों की खासियत है। तो ये है साथियों क्षणिक संवेग की अवस्था। समुचित सांवेगिक विकास की अवस्था की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, यानी कि जितने संवेग है ना, हंसना रोना करना भय डर वगैरह सब, उनका विकास मतलब यहीं पे हो जाता है सारे के सारे। अब वो प्रकट अलग अलग जगह होंगे वो बात अलग है, लेकिन समुचित सामयिक विकास की दृष्टि से ये आदर्श काल है। मैं आपको इनके नाम की डेफिनेशन समझा रहा हूं। अंतर्मुखी माय रहे, बहिर्मुखी नहीं है, कई चीजें अंदर ही अंदर रखता है। अंतर्मुखी होता है इस समय बालक ज्यादा, ठीक है। बाल्यावस्था में आकर वो बहिर्मुखी हो जाता है वापस। स्थायी स्मृति का अभाव, स्थायी स्मृति नहीं है। छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को आप हरिद्वार घुमाने लेकर गए हो, 10, 12 साल 15 साल का हो जाए, आप पूछना उसको, क्या अपन को याद है, उसको क्या पूछना, अपन को याद है क्या कि अपन 3-4 साल के थे जब अपने माँ बाप अपन को कहाँ लेकर गए थे, कि किन दिन ठोकी, किन दिन लाड़ करियो, ए कोई याद है कि चीजा नहीं ना। स्थायी स्मृति नहीं है, अस्थायी है, ठीक है ना। रोम नहीं है, रैम है। रैम अस्थायी होती है ना, क्लियर हो जाती है वापस। चलिए ये हो गया आपके शैशवावस्था। अब आते हैं बाल्यावस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था। विचार बहुत सारे करता है यहाँ पे। टोली दल समूह की आयु, यहाँ पे तो अब तो दोस्तों की टोली बनेगी खेलने के लिए। अब यहाँ पे 6 से 12 साल तक के बच्चों को आपको टारगेट करना है, अपने आसपास सभी को मिलेंगे, ठीक है ना। बच्चे सभी जगह होते हैं, उनको देखो, दिमाग में उनको रखो समझते समय कि हाँ इनके तो यार धमा चौकड़ी गजब ही मचा रहा है। अब भी गर्मियों की छुट्टियां पूरी हुई है, सभी को पता होगा इनके मतलब ट्रेलर क्या पूरी पिक्चर देखी है सबने इन गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल, लगता ऐसे है कि हमें ये आता है सब, लेकिन वो मिथ्या है, सत्य नहीं, ठीक है ना। मिथ्या परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था है नहीं, लेकिन लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं। मेरा भांजा है 11 साल का, स्कूटी चलाने की मतलब उठाने की कोशिश करता है, देखो मैं उठा सकता हूं मामा जी, देखो मैं उठा सकता हूं। अरे नहीं मत करो, माँ बाप चिंता करे, अरे बेटा लग जाएगी, नहीं मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, मैं उठा सकता हूं। किन दिन मतलब भांग थोड़ो मतलब थोड़ी
कहीं ना कहीं सबक मिलेगा, उसके बाद लगेगा कि ये मिथ्या था, सत्य नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मिथ्या परिपक्वता, अनोखा काल, अनोखी है एज, ये एज वापस आती नहीं है। अनोखा काल था, देखो छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बहुत सारी चीजें खेलते थे, आजकल कहाँ है। अब अपने कहा, अब भाग दौड़ ही है, 8-8 घंटे स्लाइडें बनानी है, 2 घंटे पढ़ाना है, भाग दौड़ है, और क्या है। ये है क्या कहीं ऐसी एज है क्या वापस, कहीं नहीं आने वाली। खेल की आयु, खिलौनों की नहीं कहा मैंने यहाँ पे, खिलौनों का थोड़ा सा वर्गीकरण अलग हो जाएगा। हालांकि खेल की आयु में खिलौनों की आयु भी आ जाती है, लेकिन खिलौनों की आयु इससे पहले वाली है थोड़ी सी। तो खेल की आयु है, यहाँ खिलौने तो कम पसंद होते, खेल तरह तरह के खिला दो इन्हें। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, प्रतिद्वंदी भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्रिकेट के अंदर भी टीमें बनाकर खेलते हैं तो बहुत प्रतिद्वंदिता रखते हैं तगड़ी। मूर्त चिंतन की अवस्था, हर चीज को मूर्त बनाकर, ठीक है ना, ईंट ले ली एक छोटी सी, उस ईंट में उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी गाड़ी है, और उसको गाड़ी की तरह ही वो चलाएंगे, ये है मूर्त चिंतन। ठीक है ना, ये मूर्त चिंतन है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, उसके अंदर वो जान जीवंत कर देंगे उसको, इस पत्ते को लगी होगी, इसने कुछ किया होगा, तो इसके माँ बाप ने इसको फेंका है, ऐसे। तो ये है मूर्त चिंतन। ठीक है, तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का काल, यहां पे समझना, शारीरिक विकास नहीं है, शारीरिक क्रियाशीलता है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का काल है। क्रियाशीलता का मतलब क्या है, क्रियाशील बहुत होता है, एक्टिव बहुत होता है इस समय बच्चे है। आप लोग इमेजिन करो शादी को, किसी की शादी को इमेजिन करो, बंदोली वगैरह जो निकलती है, डीजे वगैरह लगता है, सबसे ज्यादा कूदने वाले इस एज के बच्चे ही होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नाचने वाले, कूदने वाले, क्रियाशील बहुत ज्यादा, भाग दौड़, उनसे काम करवा लो, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सब कर लेंगे ये। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता की अवस्था भी यही है। नए कौशलों और क्षमताओं के विकास की दृष्टि से विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल है। ठीक है, नई नई चीजें सीखने, तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं। गेम एज, खेल की आयु, और यहाँ पे बहिर्मुखी हो जाता है। यहाँ स्पेशल नोट डाल के लिखा है कि खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था है, और पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है 2 से 6 वर्ष। वैसे वो शैशवावस्था में आ जाती है, लेकिन स्पेशली कहीं पूर्व बाल्यावस्था पूछे तो ध्यान रखना 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपके आ जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। अब बात करते हैं किशोरावस्था की, बहुत ही खतरनाक एज है ये। सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल, यहाँ पे परिपक्वता का काल सामाजिक रूप से आ जाता है, सामाजिक सारी बहुत सारी चीजें वो समझने लग जाता है। देशभक्ति वीरता का काल, यहाँ कूट कूट के भरी होती है ये चीजें। अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। दल भक्ति, यानी कि दल भक्ति यानी किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, जैसे स्काउट है, एनसीसी है, आरएसएस है, या कोई और भी ग्रुप है, तो वो उसे ज्वाइन करेगा तो उसके प्रति पूरा समर्पण दिखाएगा इस अवस्था के अंदर। ऐसा नहीं है कि औपचारिकता के लिए कि हाँ लारे पढ़िया ज्वाइन कर लियो, यूं नहीं, पूरे समर्पण के साथ में उसके साथ में जुड़ा रहेगा। जीवन का सबसे कठिन काल है ये कठिन तो वो है। अटपटी और उलझन की अवस्था है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना, समस्याओं की अवस्था है। यहाँ पे स्वर्ण काल है, बसंत ऋतु है, वैसे देखा जाए स्वर्ण काल भी है ये, बसंत ऋतु कहा जाता है इसे। ठीक है, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र बनाता है। यहाँ पे एक बेस्ट फ्रेंड यदि कहीं गए ना तो वो यहाँ पे होता है, यानी माँ बाप के साथ में वो चीजें शेयर नहीं करता, जो बेस्ट फ्रेंड के साथ में यहाँ पे शेयर कर लेता है वो चीजें है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, यानी संवेग बदलते हैं यहाँ पे भी। आत्मसम्मान की अवस्था है यहाँ पे, जब तो कहा जाता है कि बच्चे यदि यहाँ पे बहुत ध्यान रखा करो कि जैसे एग्जाम का रिजल्ट वगैरह आता है तो उनके साथ में अच्छी तरीके से ट्रीट करो, ये सब बताते हैं, उनकी भावनाओं को समझो, ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे आत्मसम्मान की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था, अंदर एक तूफान सा मचा रहता है उनके, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहते हैं ना, वो पहला पहला प्यार वाली अवस्था भी यही है। गोल्डन एज और एज ऑफ ब्यूटी वो भी कहा जाता है इसे। और संघर्ष तूफान की अवस्था या अटपटी उलझन की अवस्था, ठीक है ना, जीवन का सबसे कठिन काल, ये सारे क्यों है आपको पता है, यहाँ पे विपरीत लिंगी आकर्षण बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे ये सारी अवस्थाएं काम करती है। और यहाँ पे है ना, विपरीत लिंगी आकर्षण तो छोड़ो, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। लड़के और लड़कियां बाल्यावस्था में एक दूसरे के कटु दुश्मन होते हैं, ऐसे मान लो। और यहाँ पे जो है विपरीत लिंगी आकर्षण के कारण ये सारी चीजें होती है।
उम्मीद है इस स्लाइड पे जो लिखा था वो मैं समझाने में शायद सफल हुआ हूं। ठीक है, आज पहली बार शायद ऐसा होगा जब अपने चैनल जब से बना है तब से ये पहली ऐसी क्लास होगी जो इतनी लंबी होगी। जिसमें 3 बार पानी पीना पड़ा, ये तीसरी बार हो गया। आगे देखते हैं, दिमाग में रहता है सारा चीज। देखो अब है अपन आयु और आयु के अनुसार विकास की क्रिया को देखते हैं। ठीक है, प्रथम माह जो है बच्चे का जन्म लेने से प्रथम माह है वो सिर को उठाना सीखता है। उठाना कैसे? सीधा सो रहा है तब नहीं, उल्टा यदि सुलाया थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उठाना सीखता है। ठीक है, फिर 3 माह का हो जाता है तो गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण। पहले गतिशील पर नियंत्रण नहीं होता है, फिर देखना उसके यदि वो पालने में या घोड़िए में उसके अंदर कुछ वो लटक भी रही है चीज तो उस पर उसकी नजरें जो है टिकनी शुरू हो जाएगी, तो नेत्र पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। 5 माह का होगा तो सहारा देने पर बैठना सीख जाएगा। 5 माह के बच्चे को बिठाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं माँ बाप। ठीक है, अपने आप नहीं सीखता। 6-7 माह का होगा तो बिना सहारे के, ये नहीं है ठीक है ना, ये काट देना, बिना सहारे के बैठना फिर सीख जाएगा। 1-2 बार गिरेगा, लगेगी, फिर डरेगा, उसके बाद में फिर वो बैठना सीख जाएगा। फिर 7-8 माह का होने पर सहारे से खड़ा होना, ठीक है ना, सहारे से खड़ा होना सीख जाएगा। फिर मतलब पकड़ के अपने आप भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होना तो और माँ बाप करते भी है, ठीक है, तो अपने आप भी सीख जाता है। 9-10 माह का होने पर बिना सहारे खड़ा होना सीख जाता है। बस सहारे से खड़ा होता है और उसको देखो थई वगैरह करवाते हैं। ठीक है, पैर ऊपर नीचे करता है कि थई कर, पैर ऊपर नीचे वगैरह करता है ऐसे। तो ये सारी चीजें वो फिर बिना सहारे के खड़ा होना सीख गया। कौन सी अवस्था में? 9 से 10 माह। जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर लागू हो, मैंने आपको विकास के सिद्धांत आगे बताए हैं, उसके अनुरूप होगा। 1 वर्ष में क्या होगा? बिना सहारे के चलना सीख जाएगा। 2 वर्ष का होगा तो दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना सीख जाएगा। और 3 वर्ष का होगा तो कूदना, साइकिल चलाना सीख जाएगा। और कोई हाउस वाइफ है वो ये बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक समझ पाएगी। और कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना तो क्या मारवाड़ी में क्या है, रांधनो हीग जा, बिन बाद में तेल पाड़नो हीग जा मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत बच्चे परेशान करते हैं, सर पढ़ने नहीं देते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, क्या करें बताओ। आपके पास में कोई समाधान है तो मुझे भी बता देना। ठीक है, विकास की सामान्य अवस्था है, बच्चे तो बच्चे हैं, अपन को उनके अनुरूप सेट करना पड़ेगा चीजें। वो अपने अनुरूप नहीं हो सकते, वो तो ऐसे ही चंचल ही रहने हैं। विकास की सामान्य अवस्था है। ठीक है, देखो गर्भावस्था जो है गर्भाधान से लेकर जन्म तक है। और गर्भाधान का जो ये पीरियड जो होता है गर्भावस्था का वो 9 माह 10 दिन होता है इंसानों के अंदर। ठीक है, अब अलग अलग जैसे पशुओं के अंदर सभी में अलग अलग होता है, गायों में, भैंसों में, बकरी में, हाथी में, घोड़े में, सबके अंदर गर्भावस्था की जो ये टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। सहसवा अवस्था 5 से 6 वर्ष, और अपन लगभग मान लेते हैं इसमें 5 वर्ष। ठीक है ना, कि ये अवधि जो है वो 5 वर्ष की है। बाल्यावस्था के अंदर 5 से 6 वर्ष से लगाकर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई जन्म से 5 से 6 वर्ष, और यहाँ पे 5 से 6 वर्ष से लगा के 12 वर्ष तक लगभग जो है 7 वर्ष की अवधि। किशोरावस्था के अंदर 12 से 18-19 तक यानी टीन एज वाली लगभग 6 वर्ष की अवधि। प्रौढ़ावस्था लगभग 60 वर्ष की अवधि होती है, 60, जो 18 वर्ष से फिर ऊपर वो प्रौढ़ावस्था के अंदर आ जाता है। अब कई जने कहें गुरुजी वयस्क, अरे वयस्क भी इसी में आ गए। ठीक है ना, तो ये है अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन विभिन्न परिभाषाएं। अब ये जो परिभाषाएं हैं यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज में भी आपको लगभग सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। उसमें प्रश्न तो यूं है कि जहां तक हमारी टीम का प्रयास रहा है पीछे छोड़े नहीं है, जितने हैं सब पर अभ्यास करवाओ विद्यार्थियों को। और अभी जो मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसमें भी बहुत मेहनत की गई है, और जो टॉपिक वाइज है उन पे भी की गई है। तो जो वास्तव में इच्छा रखते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी की नहीं, कि वास्तव में अभ्यास करना है गुणवत्ता युक्त, तो वो ही उससे जुड़े। बाकी ये है कि लागत मूल्य में दिए ताकि हर विद्यार्थी जुड़ सकता है। किसी को मन में ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ से इतने रुपए कैसे लाऊं, 50 रुपए में टेस्ट सीरीज है, 70 रुपए में टेस्ट सीरीज है, 79 में 11 टेस्ट दिए गए। तो वो सारी चीजें हैं। बस ये है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए हमें बताना पड़ता है बार बार
कि बाद में पता चलता है सर हमको तो किसी ने सूचना ही नहीं दी, हमें तो पता ही नहीं था ये वो। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐप पर क्लास कोई भी नहीं है, क्लास सिर्फ यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, अभी भी आगे भी। ठीक है। सहस्वावस्था की परिभाषा है, देखो वैलेंटाइन के अनुसार आदर्श काल है। वैलेंटाइन और कोई दिवस नहीं है, वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि सहस्वावस्था जीवन का आदर्श काल है। मैंने वो शब्द निकाल के लाए हैं जो आपको सीधे सीधे पकड़ने हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द चाहे कितने ही शब्दों की चाशनी लपेट दो, लेकिन उत्तर तो यहीं से निकलेगा। तो वैलेंटाइन के अनुसार आदर्श काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक का शताब्दी वर्ष है। 20वीं शताब्दी बालक का शताब्दी वर्ष है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। मैंने यहां पे 2 बार शताब्दी जानबूझकर लिखा है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे 2 बार शताब्दी जानबूझ के लिखा है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने भी तो अपने नाम में 2 बार क्रो लिखा है, तो मैं क्यों ना 2 बार नहीं लिखूं। तो 20वीं शताब्दी को शताब्दी वर्ष कहा है बालक की, किसने? क्रो एंड क्रो ने, याद हो गया। ग्रेसल ने कहा है कि 6 वर्ष में बालक जितना सीखता है उतना आने वाले 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता। ठीक है, नहीं सीख पाता, वो किसने कहा है? ग्रेसल ने कहा है। स्ट्रैक ने कहा है कि 2 वर्ष भावी जीवन का आधार है। ये जो प्रारंभ के 2 वर्ष है ये आने वाले पूरे जीवन का आधार है। किसने कहा है? स्ट्रैक ने कहा है। किसने कहा है? स्ट्रैक। देखो स्ट्रैक है ना, किससे मिलता जुलता शब्द है? स्टेज से मिलता जुलता शब्द है। ठीक है ना, स्टेज बनाते ना, स्टेज यानी आधार बनाते ना, स्टेज बनाते ना, आधार बनाते ना, आधार, समझ रहे हो? आधार बनाते ना, आधार, आधार हो गया यार। ठीक है, स्ट्रैक के अनुसार भावी जीवन का आधार, स्टेज, आधार, स्ट्रैक। ब्रिजेस, ब्रिजेस के अनुसार 2 वर्ष में सारे संवेग प्राप्त कर लेता है। ब्रिजेस क्या कहते हैं? ब्रिजेस से ही शुरू करना, संवेग। ठीक है ना, तो ब्रिजेस कहते हैं कि 2 वर्ष में सारे संवेग प्राप्त कर लेता है बालक। न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक सर्वाधिक ग्रहण कर सकता है। न्यूमैन क्या कहते हैं? 5 वर्ष तक सर्वाधिक ग्रहण कर सकता है। फ्रॉयड कहते हैं कि काम की भावना बहुत ज्यादा होती है, और इस काम की भावना के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, लिबिडो। ठीक है ना, कि इस अवस्था में काम की भावना सर्वाधिक होती है। रूसो कहते हैं कि कान, व्यक्ति के कान, आंख और नाक उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्या कहते हैं? कान, आंख और नाक, यानी कि रूसो, मारवाड़ी में क्या करा? रूस को, यानी गुस्सा हो गए, मार साहब गुस्सा हो गए, मार साहब ने पकड़ा कान। ठीक है, मार साहब ने पकड़ा कान, तो के से कान, ए से आंख और एन से नाक, और किसने पकड़ा? मार साहब ने, शिक्षक ने पकड़ा। प्रारंभिक शिक्षक कहते हैं कि ये अपने रूसो कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक है कौन? कान, आंख, नाक। रॉस कहते हैं कि बालक कल्पना जगत में रहता है। इस समय बालक कल्पना जगत में रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये इन शॉर्ट परिभाषाएं इतनी है। आप तो पता नहीं कितना लोड लेते हो, वो पता नहीं, बाकी परिभाषाएं इतनी है। फिर देखो आगे, बाल्यावस्था। कॉल एंड ब्रुस के अनुसार अनोखा काल है। कॉल एंड ब्रुस के अनुसार बाल्यावस्था क्या है? अनोखा काल है। याद करो, कोलगेट, ब्रुस, ठीक है, करो पेस्ट, और फिर लगेगा आपको बेस्ट, यानी अनोखा लगेगा बिल्कुल। ठीक है, कोलगेट, अब ज्यादातर है ना, पहले कोलगेट ही आते था कंपनी का टूथपेस्ट। ठीक है, तो टूथपेस्ट तो कोई कहते ही नहीं थे, ज्यादातर ये कोलगेट लाना। अब भले उसके अंदर पेप्सोडेंट है, लेकिन फिर भी कहते हैं कोलगेट लाना। तो कॉल एंड ब्रुस के अनुसार कोलगेट से ब्रुस किया, उसके बाद में लगा बिल्कुल अनोखा। ठीक है, तो अनोखा काल। रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता, अभी मिथ्या परिपक्वता पढ़ा था ना, ये किल पैट्रिक क से कठिन, ठीक नहीं, ये कठिन वाला उधर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे किल पैट्रिक, देखो किल पैट्रिक के अंदर यहाँ आपको ऐसे याद रखना, प्रतिद्वंदात्मक अपन लिखते हैं ना, बहुत सारे शब्द है, छोटे बड़े सब साथ में करके लिखेंगे। तो यहाँ पे भी किल पैट्रिक में भी अपन देखो आधा ल, ये आपके आ गया, ये रैप वाला ये आ गया, ये आ गई मात्राएं। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए यह है कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण जो कहा है किसने? किल पैट्रिक ने। बर्ट ने कहा है कि भ्रमण व साहसिक कार्य, प फ ब भ, ब किस लाइन में आएगा? प फ ब भ, प वर्ग में आएगा ना, तो ब भ,
यानी कि बर्ट ने क्या कहा है कि भ्रमण और साहसिक कार्य। स्ट्रेक ने कहा है ऐसा कोई खेल नहीं जो बाल्यावस्था में नहीं खेला हो, जो बालक ने बाल्यावस्था में नहीं खेला हो। फ्रॉयड कहते हैं वापस कामुकता पे आ गए। फ्रॉयड कहते हैं कामुकता न्यून होती है। फ्रॉयड ने कामुकता वाले ज्यादा बात की, लिबिडो की। हॉल कहते हैं कि दबाव, तनाव, झंझावत। हॉल की तो परिभाषा इतनी पूछी जाती है कि आप इसके 4-5 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो ना तो भी कम है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली परिभाषा। तो ध्यान रखना, हॉल जहां जहां आएगा तनाव, दबाव, झंझावत की अवस्था, और ज्यादातर किशोरावस्था में ही इन्होंने कहा है। किलपैट्रिक यहाँ पे ये लेना है क से कठिन काल। किसको कहा है? क से किशोरावस्था, ऐसे याद रखना, नहीं तो आप बाल्यावस्था में चले जाओगे, जैसे मैं अभी बता रहा था। ठीक है ना, तो क से किशोरावस्था, क से कठिन काल, क से किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है। वैलेंटाइन कहते हैं कि अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है इस समय। और एक चीज क्या कही कि घनिष्ठ मित्र बनाता है। ठीक, याद ऐसे रखना कि इस समय घनिष्ठ मित्र बनाता है। वैलेंटाइन ने कहा कि इस समय वैलेंटाइन मनाने के लिए घनिष्ठ मित्र बनाता है, लेकिन घनिष्ठ मित्र धोखा देता है तो फिर अपराध की तरफ बढ़ता है। ये याद रखने के लिए सिर्फ। रॉस के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है वापस किशोरावस्था में। स्किनर कहते हैं कि निर्णय लेने का अनुभव न होना, यहाँ पे निर्णय लेने का अनुभव नहीं है, उसे लगता है लेकिन यह निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। तो ये है साथियों बाल्यावस्था और किशोरावस्था की परिभाषाएं। अब अपने आ गए हैं, आज तो भाई साहब वास्तव में लंबी क्लास होगी, है काफी टाइम हो गया था। मैराथन 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 एक तरह मैराथन ही है। वृद्धि और विकास, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न साथियों वृद्धि विकास के बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन वृद्धि विकास में अंतर समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि, यहाँ पे लिखा हुआ है विकास। ठीक है, इन दोनों में समझते हैं अंतर। वृद्धि जो है साथियों शारीरिक होती है, तो क्या विकास शारीरिक नहीं होता? होता है, लेकिन विकास शारीरिक के साथ मानसिक भी होता है। तो विकास शारीरिक प्लस मानसिक। वृद्धि सिर्फ बाहरी जो दिखती है, जैसे हाइट बढ़ गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें वृद्धि, हड्डियों की लंबाई बढ़नी वगैरह, ये सब वृद्धि है। विकास बाहरी तो होता है लेकिन आंतरिक ज्यादा होता है। तो बाहरी के साथ में आंतरिक प्लस बाह्य कर देना। ठीक है, बाह्य के साथ में आंतरिक भी होता है। वृद्धि परिमाणात्मक, जिसको मापा जा सकता है कि भाई अभी ये 4 फुट का हुआ है, ठीक है ना, 4.5 का हो गया है, कितना लंबा हुआ ये परिमाणात्मक नापा जा सकता है। ये होती गुणात्मक और व्यवहारिक, जिसको मापा नहीं जा सकता। विकास मापा नहीं जा सकता कि इसने अभी 3 फुट विकास कर लिया है, ऐसा नहीं है। 3 फुट वृद्धि तो कर सकता है, 3 फुट विकास नहीं कर सकता, तो इसको मापा नहीं जा सकता। ये गौण और संकुचित होता है, इसका दायरा इसका होता है व्यापक। ठीक है, निश्चित उम्र तक होती है वृद्धि जो है, निश्चित उम्र तक के भाई 18 साल तक हाइट बढ़ेगी तो 18 तक बढ़ेगी, किसी की 21 तक बढ़ेगी 21 तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि 25 तक भी बढ़ रही है, 30 तक बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है तो सीधा सीधा ऊपर से अप्सराओं से हाथ मिला के आ जाएगा, इतनी हाइट हर साल बढ़ेगी तो, है ना, ऊपर जाने का काम ही नहीं पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यानी ये निश्चित उम्र तक होगी। विकास जो है मृत्यु पर्यंत चलेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब चलता ही रहता है विकास। ठीक है, क्योंकि मानसिक आ गया जब साथ में तो विकास तो चलना ही चलना है। ये उद्देश्यहीन है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है निश्चित, और विकास का जो है निश्चित उद्देश्य होता है, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक चीज आ गई तो एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है, किसके लिए कितना पढ़ना है, क्या करना है, ये उद्देश्य हो गया। ये वही बात आ गई कि ये लक्ष्यहीन है और इसका निश्चित लक्ष्य होता है। ये निश्चित क्रम नहीं होता है इसका, और इसका एक क्रमिक विकास जो है, एक क्रमिक विकास मतलब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। ये इनमें सामान्य अंतर है वृद्धि और विकास के अंदर। ठीक है, अब तुलनात्मक पढ़ते हैं साथियों विकास से संबंधित। अब देखो जैसे लंबाई है, हड्डियां वगैरह ये सब पूछते हैं ना अलग अलग, तो अपन इसको तुलनात्मक पढ़ते हैं। 3 कॉलम बने हुए हैं वापस। सबसे पहला शैशवावस्था, जन्म के समय जो लंबाई से संबंधित बात हो रही है पूरी। ठीक है, जन्म के समय लंबाई होती है 20 से 51 इंच या 50 से 52 सेंटीमीटर तक मान लेना। ठीक है, तो 20 से 21 इंच होती है। 4 माह बाद हो जाती है ये 23 से 24 इंच। 1 वर्ष बाद हो जाती है ये 28 से 30 इंच तक वृद्धि हो जाती है। यदि शैशवावस्था के अंदर औसत लंबाई देखा जाए तो 2 से 3 इंच औसत लंबाई बढ़ती है। ठीक, यहाँ पे पहले 20-21, फिर 23-24 और फिर यहाँ पे 28 से 30 इंच तक होती है। ठीक है,
ये लगभग आ गई आपके, समझ लेना 2 वर्ष तक की अपन इसमें मान लेते हैं, क्योंकि फिर आ जाते हैं अपन पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है साथियों, वो पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था हो गई आपके 2 से 6 वर्ष तक। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, औसत जो है 7 से 8 इंच यहाँ पे लंबाई बढ़ती है। फिर बाल्यावस्था के अंदर आ गए, बाल्यावस्था वाली हो गई 6 से 12, औसतन 2 से 3 इंच बढ़ेगी। यहाँ बाल्यावस्था में लंबाई हो जाती है, बढ़नी जो है गति कम हो जाती है, वो वापस यहाँ पे बढ़ती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि पूर्व किशोरावस्था के अंदर लड़कियां आगे रहती है। पूर्व किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था का प्रारंभ का काल, उसमें लड़कियां आगे रहती है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में लड़के, इस मामले में लड़कियों को पछाड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जो है आपके, मैं तुलनात्मक अध्ययन का कहता हूं ना बार बार, ये तुलनात्मक अध्ययन यही है। आपने, मेरे को पता है सभी ने तुलनात्मक अध्ययन के नोट्स नहीं बनाए होंगे, लेकिन अब बन जाएंगे, चिंता मत करो। देखो लाइव क्लास होती है ना, तब तो क्या कमेंट पढ़ते वगैरह थोड़ा सा गले को रेस्ट मिल जाता है। अपलोड में ये है लगातार गाड़ी चलने दो, इंजन पूरा ही गर्म होता है। देखो वजन, जब जन्म के समय जो साथियों वजन होता है, सामान्य, ये सामान्य बातें होती है। अब वो कहते हैं कि गुरुजी मेरे घर तो मेरे बच्चे रो तो जन्म मतलब क्या, कोई 4.5 किलो हुआ, आप तो 3.5 बता रहे हो। अरे ये सब किसी के कम वजन का भी होता है, अपन औसत मानते हैं। यहाँ पे आंकड़े कौन से आते हैं, औसत, ठीक है ना। तो जन्म के समय जो बच्चे का वजन होता है वो 3 से 3.5 किलो होता है, या पौंड के अंदर पूछे तो समझना 7.08 से 7.15 पौंड। 4 माह बाद ये वजन हो जाता है 2 गुना, और 1 वर्ष बाद हो जाता है 3 गुना। ठीक है ना, 1 वर्ष बाद 3 गुना, यानी कि 3 किलो का पैदा हुआ है, 1 वर्ष बाद वो लगभग 8-9 किलो का हो जाना है। ठीक है, लगभग औसतन। पूर्व बाल्यावस्था वापस आ गई यहाँ पे, ये कौन सी, 2 से 6 वर्ष तक की। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है आपके 1.5 किलो वजन बच्चे का बढ़ता है सामान्य तौर पे। तो 9 किलो का तो यही हो गया था, 9 और 1.5 बढ़ा दो यहाँ पे 10.5 हो गया। 3 वर्ष बाद 12 किलो, 4 वर्ष बाद 13.5 किलो, 5 वर्ष बाद 15 किलो। ठीक है, अब यूं नहीं कि मैं आ क्लास पढ़ा दूं बाद में थे खुदरे छोरा तोलो के, वो तो इतने को है ही नहीं यार, तू लारे रह रही हो कि तू आगे निकल रही हो, एडो नहीं है। ये औसत चीजें हैं जो पूछी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर साथियों आ गया आपके 3 किलो बढ़ती है, मतलब 3 किलो एवरी ईयर बढ़ता है वजन। ठीक है, तो 6 वर्ष के बालक का सामान्यतः 18 वर्ष, 7 का हो जाता है 21 वर्ष, 8 का हो जाता है 24 वर्ष, 9 का 27 और 10 का 23। यहाँ पे तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर तो सिर्फ इंटू 3 कर देना। ठीक है, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, 10 3 30। याद रखने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, हो जाएगा। और फिर आते हैं अपन शारीरिक, ये किशोरावस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे शारीरिक विकास की तीव्र अवस्था है, ये 13 से 15 वर्ष की जो आयु है साथियों, यहाँ पे सर्वाधिक विकास होता है। प्यूबर्टी ग्रोथ स्पोर्ट कहा जाता है इसे, यानी कि यौवन अवस्था का एक तरीके से विस्फोट होता है यहाँ से, वह संधि काल जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो यौवन अवस्था का चरमोत्कर्ष काल आ जाता है, मतलब बहुत स्पीड से होती है यहाँ पे वृद्धि। अब बात करते हैं साथियों स्थिर। ठीक है, बच्चे का स्थिर जो होता है, जब शैशवावस्था में, सामान्य तो इस पे शैशवावस्था के अंदर 380 ग्राम का होता है। ये देखो यहाँ पे अनुपात समझते हैं, धड़ अनुपात सिर, धड़ के अनुपात में सिर कितना है अनुपात। ठीक है, तो 4:1 होता है धड़ के अनुपात में। ठीक है, यानी शरीर का शरीर हो जाता है 3 गुना। शरीर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, शरीर का 3 गुना नहीं, शरीर सिर का 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, तो 4:1 होता है यहाँ पे धड़ और सिर का अनुपात। 380 ग्राम सिर का वजन होता है यहाँ। यही बाल्यावस्था में आकर 6:1 हो जाता है। धड़ का तो है 6 अनुपात और सिर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिर का वजन 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। जो किशोरावस्था में भी वजन तो यही मिलना है, लेकिन अनुपात जो है 8:1 में बदल जाता है। याद क्या करना है, 4:1, 6:1, 8:1, 2 बढ़ाना है 1 में, 1 तो 1 ही रहना है। सारणी बनाना सीख लेना, आपको ये सारी याद हो जाएगी। और ये तुलनात्मक अध्ययन का फायदा है। अब देखो चेहरा अनुपात मस्तिष्क, तो चेहरा अनुपात मस्तिष्क, पहले चेहरा है 8 अनुपात मस्तिष्क पीछे कम है। ठीक है, 8:1 शैशवावस्था के अंदर,
ठीक है, चेहरे के मस्तिष्क का विकास इतना नहीं हुआ है तो कम है। बाल्यावस्था में हुआ है तो 4:1 रह गया। फिर किशोर अवस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है जब, तो 2:1 रह जाता है पीछे, ठीक है। ये ऐसे ही बात करते हैं हड्डियों की, तो हड्डियां जो है साथियों शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती हैं, जो यहाँ पे बाल्यावस्था में आकर 270 से 350 हो जाती है, और यहाँ आकर तो आपने कितनी हो जाती है 206 ही हो जाती है। अब ये क्यों? क्योंकि इससे पहले जो होती कार्टिलेज उपास्थियां होती है वो जोड़ जोड़कर मजबूत हड्डियां बनती है, तो यहाँ पे जाके फिर संख्या हो जाती है 206, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में देखो तो बच्चे कैसे भी गिरते हैं ना तो उन्हें इतनी चोट नहीं पहुंचती, और अपन गिरते तो बहुत चोट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि अपने हड्डियां कठोर हो जाती है यहाँ के, और ये होती है इनकी उपास्थियां, तो यहाँ पे इसलिए बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, इनके इतना फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करें दांत की, तो दांत साथियों यहाँ तो है 20, यहाँ है 28 और यहाँ पे आगे 32। अब ऐसा है कि कई जनों को 32 दांत अभी निकलते नहीं, अक्कल दाढ़ तो बहुत बाद तक भी निकलती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं धड़कन की, 140 प्रति मिनट। यहाँ बच्चे की यदि आप धड़कन सुनोगे बहुत फटाफट फटाफट फटाफट, कभी सुनना छोटा बच्चा बिल्कुल होता है ना, बहुत बहुत तेज धड़कन चलती है, तो 140 की स्पीड से चलती है। यहाँ पे 70 से 80 प्रति मिनट होती है, और यहाँ पे तो फिक्स हो जाती है 72 प्रति मिनट सामान्यतः है और मेल के अंदर, और फीमेल में 67 से 70 मिनट प्रति मिनट जो है फीमेल के अंदर। नेत्र की पुतली की कंडीशन देखें तो यह नियंत्रण होता ही नहीं, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, अपन बुलाते हैं सामने कभी देखता है कभी नहीं देखता, नियंत्रण नहीं है। यहाँ थोड़ा नियंत्रण आता है, यहाँ पूर्ण नियंत्रण आ जाता है, यानी एकाग्र चित्त हो जाता है, ठीक है ना। ये तुलनात्मक ऐसे का ऐसे बना देना, इसकी साइकोलॉजी की अभी कोई वन लाइनर तैयार नहीं हुई है, हालांकि सेकंड ग्रेड से पहले मैं आपको साइकोलॉजी की एक वन लाइनर देने का मानस बना चुका हूं, तो सेकंड ग्रेड एग्जाम दिसंबर में है, उससे 2-2.5 महीने पहले तक आपको देने का मानस है। देखिए कैसे परिस्थितियां जो होगी उसके ऊपर निर्भर है। ये अभी फिलहाल नोट्स बना लेना आप इनके। अब बात करते हैं सांवेगिक विकास की। सांवेगिक विकास यानी संवेगों का विकास। इमोशन, संवेगों को क्या बोलते हैं? इमोशन। उत्पत्ति हुई है साथियों इमोवरी शब्द से, वही इमोवरी लैटिन भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका उत्पत्ति करना, या हिला देना, या उत्तेजित करना, या भड़क उठना, ये शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना। इमोशन का शाब्दिक इमोवरी का अर्थ ये होता है। अब संवेग मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक तो है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। सकारात्मक वो है जो सुख देंगे, नकारात्मक वो है जो दुख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्हें सुखकर संवेग कहा जाता है, इन्हें दुखदायी संवेग कहा जाता है। ये आमोद, प्रमोद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, ये सारे हैं सुखकर संवेग। एक क्रोध, घृणा, चिंता, ईर्ष्या, भय, ये सब दुख देने वाले हैं, दुख कर। तो नकारात्मक और सकारात्मक आप समझ गए। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं साथियों, किसने कितने प्रकार के संवेगों का वर्गीकरण दिया? सबसे पहले जो 2 लिखे हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार 14, गिलफोर्ड के अनुसार भी 14। जॉर्गेनसन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 शब्दों का शब्द है, इसने दिए हैं 6। डेकार्ते इसका आधा शब्द है लेकिन दिए इसके बराबर 6। वॉटसन ने दिए हैं 3, स्पिनोजा ने दिए 3, सैंड ने 7 और जेम्स ने दिए हैं 2। ये संवेगों का वर्गीकरण इतने संवेगों में बांटा है इन्होंने, जिसमें से स्पेशल मैकडूगल वाले बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये मैकडूगल और गिलफोर्ड वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वापस वही है साथियों, आपके पूरा का पूरा अपन तुलनात्मक चलेंगे, ठीक है ना। अब ये संवेगों के अंदर ही है। अब देखो ये तो है आपके बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये बाल्यावस्था और ये किशोरावस्था, नोट कर लेना, ठीक है। तो जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, होता है क्या? कई जनों के दिमाग में होता है सर होता है संवेग, कि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। अरे नहीं रोता बच्चा जन्म लेते ही, बच्चे जन्म लेते ही बच्चे के कोई संवेग नहीं होता, उसको तो रुलाया जाता है। डॉक्टर या नर्स या जो भी होती है ना, पैरों के चिटकी मार के रुलाती है। रुलाना भी एक जरूरी है, रुलाने से उसका जो हृदय खुल जाता है, ठीक है ना, उसकी श्वसन क्रिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलती है। इसलिए बच्चा जो रो जाता है एक बार पैदा होने के बाद तो बहुत उसके लिए अच्छा होता है। प्रारंभ में कोई संवेग नहीं था, फिर उसके अंदर संवेग बाद में आता है। जन्म के समय बिल्कुल कोई संवेग नहीं होता।
एक सप्ताह का जब होता है तो उसके अंदर उत्तेजना होती है, दूध पीने के लिए वगैरह वो उत्तेजित होता है, ठीक है। एक माह का होता है तो उसके अंदर पीड़ा का संवेग आता है। 3 माह का होने पर आनंद क्रोध प्रकट होता है। 4 माह का होने पर परेशान होता है। 5 माह का होने पर डर। 10 माह का होने पर प्रेम। 15 माह का होने पर ईर्ष्या और 2 वर्ष का होने पर खुशी, ठीक है ना। 15 माह का होने पर ईर्ष्या, अपनी माँ को पहचानता है। दूसरा बच्चा यदि उसकी गोदी में आ भी जाएगा तो ईर्ष्या करेगा, ठीक है ना। चलिए, बाल्यावस्था के अंदर देखो संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। क्यों? बड़ों के संपर्क में आके खुद भी संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। भय, इसमें कौन कौन से संवेग काम करते हैं आपके? इसमें करते हैं साथियों, क्या हो गया भैया, भय, दंड, तनाव, मूर्त चिंतन और हैंग कैसे हो गया भाई। चलिए, इसको अपन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। तो ये साथियों जो है थोड़ी सी असुविधा हो गई है। चल गया क्या? अब रीस्टार्ट होगा ये। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो मशीनी उपकरण है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का मुझे भी गैप मिल जाएगा। आज की क्लास वैसे बहुत लंबी हुई है। लेकिन आज की क्लास के बाद साथियों आपके बाल विकास बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाल विकास एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको यदि समझ लिया अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से, तो उसके बाद में अपने ज्यादा समस्याएं होनी नहीं है। तो एक मतलब बहुत बड़ी यूनिट आपके क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, है ना। चलिए, अपन स्लाइड ले लेते हैं वापस अंदर। थोड़ा सा स्किप कर देना आप यहाँ पे, ये आपको असुविधा होगी थोड़ी सी, लेकिन अब वापस अपने शुरू हो गया है तो ये ले लेते हैं इसको आगे। कहाँ आ गए थे अपन? काफी सारा पढ़ लिया अब अपने पास, अब बहुत लगभग लगभग कहते हैं ना सेकंड लास्ट स्लाइड पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। और सेकंड लास्ट से पहले ही चलिए, तो यहाँ पे बाल्य अवस्था के अंदर साथियों संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। भय, दंड, तनाव, मूर्त चिंतन, लड़कों में समूह की भावना, लड़कियों में ईर्ष्या की भावना। और यहाँ पे देखो लड़कियों में ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है इस अवस्था में, ठीक है ना। और यहाँ लड़कों में समूह की भावना ज्यादा होती है, समूह के लिए कुछ भी कर देते, कुछ भी उनसे करवा लो वो अपने ग्रुप के लिए कर लेंगे। लड़के और लड़कियों में एक दूसरे के प्रति कटुता, ठीक है ना, कट्टर कटुता, दुश्मनी का भाव रखते हैं, पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे इस अवस्था में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ किशोर अवस्था में जाकर विपरीत लिंगी आकर्षण के कारण एक दूसरे को चुपके चुपके पसंद करते हैं। यहाँ किशोर अवस्था के अंदर देखो दबाव, तनाव, तूफान, उद्यमता, कठोरता, स्वावलंबी, ईमानदार, भावुकता, खास दोस्त बनाना, परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, भावी जीवन को लेकर उलझन, आत्मानुभूति, वीर पूजा वगैरह, ये सब जो है संवेग यहाँ पे किशोरावस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप, ठीक है ना, किसी एक को अपना आदर्श मान के उसके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आ जाते हैं अपने इसके अंदर। अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों, अंतिम स्लाइड है ये। इसके अंदर अपन देखते हैं बौद्धिक विकास। बाल्यावस्था के अंदर बौद्धिक विकास को समझते हैं। अब इसमें देखो जन्म के समय जो है बौद्धिक विकास शून्य होता है, उस समय उसको कोई बौद्धिक विकास उसका होता नहीं है। पहली भाषा उसकी कौन सी होती है? रोना, चिल्लाना, क्रुंदन करना, बस यही पहली भाषा है। पहली भाषा कोई सीखता थोड़ी है वो,
फिर देखो जब 1 वर्ष का हो जाता है तो अस्पष्ट ध्वनि तुतलाना यानी 3-4 निरर्थक शब्द दादा मामा ऐसे बोलने लगता है। ठीक है, तुतलाता हुआ वो भी। 1 से 2 वर्ष का जब होता है तो सार्थक शब्द बोलता है, लेकिन उसके बाद में सार्थक शब्द बोलता है 2-3 शब्दों का जो है वाक्य भी बोलने लग जाता है। 3 वर्ष का जो होता है तो 4-5 शब्दों का सरल वाक्य वो बोलने लग जाता है। कब? जब 3 वर्ष का होता है तो 4-5 शब्दों का बोल लेता है। और यहाँ पे जो है साथियों ये ध्यान रखना कि मानसिक विकास की गति यहाँ पे सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा सीख सकता है। फिर यहाँ पे देखो अपन यहाँ देखते हैं अपन बाल्यावस्था के अंदर तो मूल प्रवृत्तियां जैसे सोचना, विचार करना, चिंतन करना ये सब प्रारंभ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ बच्चा जिज्ञासु होता है, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे कैसे है, ये वैसे कैसे है। माँ बाप क्या चुप, अरे थोड़ा तो चुप रहा कर, ये ऐसे कैसे है, वो ऐसे कैसे, ये पूछता है यहाँ पे बच्चा। ठीक है, 6 वर्ष का होता है तो दाएं बाएं का ज्ञान करना सीख जाता है, गिनती सीखना शुरू कर लेता है। ठीक है, 7 वर्ष का होने पर 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है कि कौन सी, इसके अंदर क्या अंतर है, कैसे। 8 वर्ष का होने पर 6-7 शब्दों का वाक्य दोहराना सीख लेता है। और इसके अलावा साथियों दोहराना तो सीख लेता है और साथ में मतलब इसके और भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि किसी चीज पे विश्लेषण करना वगैरह, वो हालांकि थोड़ा बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे 6-7 शब्दों का वाक्य दोहराना यानी कि वो वहां पे कुछ मन से थोड़ा बहुत लिख भी सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे 8 वर्ष का बच्चा है तो 8 वर्ष का बच्चा समझ लो 3री-4थी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको कहेंगे कि गाय के बारे में लिख, तो वो इसके अंदर 4-5 वाक्य बनाकर वो अपने हिसाब से लिख सकता है। 9 वर्ष का होते होते सप्ताह, दिन, माह आदि याद कर लेता है पूरे। ठीक है, जनवरी फरवरी वगैरह सब, तो 9 वर्ष का बच्चा आसानी से कर लेता है। 10 वर्ष का होने पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग और 60 से 70 शब्दों का कोई एक छोटा बहुत पैराग्राफ भी लिख लेता है। 10 से 12 वर्ष का होने पर समानता, भिन्नता, कारण बताना, व्याख्या करना, ये सब चीजें थोड़ा सा वो तर्क वगैरह करनी सीख लेता है। लेकिन पूरी तरीके से तर्क का विकास तो यहाँ पे होता है। फिर किशोरावस्था में देखते हैं तो मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है ना, और 15 से 17 वर्ष की जो आयु होती है वहां पे पूर्ण विकसित हो जाता है मस्तिष्क। लेकिन 18 से 19 वर्ष तक अधिकतम विकसित यानी कि एक ठहराव की अवस्था आ जाती है। यही ठहराव की अवस्था भारतीय परिप्रेक्ष्य में 20 से 21 वर्ष के अंदर आती है। ठीक है, कल्पना शक्ति सर्वाधिक हो जाती है यहाँ पे, सहन शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है, जिज्ञासा यहाँ पे भी होती है, कल्पना, कौतूहल, चंचलता यहाँ सर्वोच्च शिखर पे होती है। ठीक है ना, यहाँ पे जिज्ञासु होता है बच्चा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है और ये सारे चीजें होती है संवेगों का ये सर्वोच्च शिखर यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से साथियों अपन ने शुरू किया बाल्यावस्था को और बाल्यावस्था को लेकर चले हैं पूरा का पूरा आज। अब देखूंगा मैं टाइमिंग लगभग हो गया है, 1 घंटे 40 मिनट की क्लास आपको मिलने वाली है लगभग, और इसके अंदर आपके बाल्यावस्था पूरी ही कवर हो रही है। इसके अलावा एक अब आपके संज्ञानात्मक विकास इसमें बचा है, वो बीच में समय मिलेगा जब करवा दूंगा। फिर अगले संडे जो है अपन पढ़ेंगे अधिगम, वो है कि ऐसी क्लास दूंगा और अधिगम उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है साथियों, बाकी अब देखो जितना आप अभी टाइम कम है तो मेरे हिसाब से ये है कि 7-8 घंटे की जो क्लासेस होती है उनसे बढ़िया ज्यादा बेहतर है कि आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, तो वो ज्यादा अच्छा रिवाइज करवाएगा। बाकी रिवीजन बूस्टर आपको दे दिया है, टेस्ट सीरीज आपको दे दी है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजों से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।